हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स। ये वीडियो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो सबसे पहले समझते हैं एक्चुअली ग्राफ होता क्या है। देखिए, ग्राफ एक तरीका होता है किसी भी वैल्यू को दिखाने का। तो सबसे पहला जो ग्राफ की टाइप है आपकी वो है बार ग्राफ। अब बार के नाम से पता चलता है कि यहाँ बार बनता है। इस फिगर को देखिए, यहाँ पे ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, और ये जैसे खड़ी हुई लाइन होती है इसे वर्टिकल लाइन बोलते हैं। तो एक्स एक्सिस के ऊपर हम उस चीज को लिखते हैं जो हमें दिखानी होती है, और वाई एक्सिस के ऊपर हम वो वैल्यू लिखते हैं जितनी उसकी वैल्यू होती है। तो इसमें यहां मैं एक्स एक्सिस के ऊपर देख रहा हूं कि ये टर्म्स लिखी हुई हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और वाई एक्सिस के ऊपर लिखा हुआ है मार्क्स इन मैथमेटिक्स। तो किसी बच्चे के ये मार्क्स दिखाए गए हैं अलग अलग टर्म्स के अंदर। तो यहां पे इसे शो करने के लिए वाई एक्सिस के ऊपर आपको एक प्रॉपर स्केल लेना होता है। यहां स्केल आप देख के पता चल जाएगा कि जो एक बॉक्स है इसको यहां पे 5 लिया हुआ है, यानी 5 मार्क्स लिया हुआ है। अब शो करें इसको, तो फर्स्ट टर्म के अंदर उस बच्चे के मार्क्स बनते हैं 25। 20 से ऊपर ही एक बॉक्स आ रहा है ना, 25। सेकेंड टर्म के अंदर उस बच्चे के मैथ्स में मार्क्स है 30। थर्ड टर्म के अंदर उस बच्चे के मार्क्स हैं 45। तो इस तरह जब इंडिपेंडेंट चीजों को दिखाया जाता है अलग अलग ग्राफ, बार ग्राफ के ऊपर, तो आपका बार ग्राफ बनता है। अब बार ग्राफ भी दो तरह के हो सकते हैं। ये तो हो गया सिंगल बार ग्राफ, एक होता है डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ के अंदर आपके एक साथ एक ही ग्राफ के ऊपर दो ग्राफ चलते हैं। इस एग्जांपल को देखिए, यहां पे एक्स एक्सिस पे आपको दिख रहा है मैंगो, एप्पल, ऑरेंज, पपाया, बनाना, ये है फ्रूट्स, और यहां वाई एक्सिस के ऊपर ये सेल्स इन किलोग्राम लिखी हुई है। अब यहां एक ग्राफ नहीं बन रहा है, यानी एक बार नहीं चल रहा है, यहां पे दो बार चल रहे हैं। दो कलर से ही आपको पता चल रहा होगा। ये जो डार्क वाला कलर है ये मंडे के लिए है, और जो थोड़ा सा लाइट है ये ट्यूसडे के लिए है। तो यहां ये दिखाया जा रहा है कि मैंगो की सेल मंडे को कितनी हुई है और ट्यूसडे को कितनी हुई है, एप्पल की सेल मंडे को कितनी हुई है और ट्यूसडे को कितनी हुई है। तो जब एक ही चीज को दो तरीके से दिखाया जाता है, उनके बीच में जिस तरह का कंपैरिजन होता है उसे जब दिखाया जाता है तो डबल बार ग्राफ आपका बनता है। बार ग्राफ के बाद जो नेक्स्ट टाइप का ग्राफ होता है ये होता है पाई ग्राफ। पाई ग्राफ बोलते हैं इसको, या फिर इसे सर्कल ग्राफ भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये सर्कल के ऊपर बनता है। अब इट रिप्रेजेंट्स द होल, द सर्कल रिप्रेजेंट्स द होल। ये जो सर्कल होता है ना, ये आपका टोटल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। इट शोज द परसेंटेज ऑफ व्यूअर्स वॉचिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीवी चैनल्स। ये जो फिगर आपको दिख रही है, ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ टीवी चैनल्स को देखने वाले जो व्यूअर्स है ना, उनकी परसेंटेज को दिखा रहा है। तो एंटरटेनमेंट यहां 50% दिखा रहा है, तो 50% जो पोर्शन हो गया ये एंटरटेनमेंट के लिए। यहां पे इंफॉर्मेटिव चैनल 10% है, न्यूज 15% है, और स्पोर्ट्स पसंद करने वाले 25% लोग हैं। तो ये टोटल वैल्यू को दिखाता है, और ये जो इसके पार्ट्स बने हुए हैं ना, पोर्शंस है, ये उन पोर्शंस को दिखाते हैं कि कितने लोगों को क्या पसंद है। ये ग्राफ आपका एंगल की हेल्प से बनता है। यहां पे जो एंगल बनता है ना, ये इसे हम सेंट्रल एंगल बोलते हैं। तो ये बनाना हम तब सीखेंगे जब हम इस ग्राफ को एक्सरसाइज के अंदर करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका हिस्टोग्राम। अब हिस्टोग्राम जो होता है ये बिल्कुल बार ग्राफ की तरह होता है, लेकिन इसमें डिफरेंस ये होता है कि जो बार्स बनते हैं ना, इनके बीच में कोई गैप नहीं होता। देखिए इस एग्जांपल को, यहां पे नीचे वेट इन किलोग्राम लिखा हुआ है, और वाई एक्सिस पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ पर्सन्स। क्वेश्चन ये है, किसी लोकेलिटी के अंदर 50 लोगों का वेट दे रखा है, तो वेट 40 टू 45 किलोग्राम के वहां पे 4 लोग हैं, 45 से 50 किलोग्राम के वहां पर 12 लोग हैं। इस तरह से इस चीज को यहां पे शो करना है। तो बार जो आपका बार ग्राफ होता है उसके अंदर चीजें इंडिपेंडेंट होती हैं, तो अलग अलग ग्राफ बार बनते हैं, लेकिन यहां पर एक ही चीज को दिखाया जा रहा है और उनके बीच में जो गैप है ना उसके हिसाब से दिखाया जा रहा है। तो 40 से 45, यहां पे 40 से 45 हो गया है 4 लोग, तो 4 तक बढ़ा दिया इसको। अब जो दूसरी जो क्लास चल रही है ना इसके अंदर, वो 45 से ही शुरू हो रही है, तो 45 से 50, तो ये यहीं से चिपक के बनेगा। तो 45 से 50 ये हो गए 12 लोग। इसी तरह से 50 से 55 किलोग्राम के यहां पर 13 लोग हो गए, तो यहां 13 हो गया। तो ये चिपक के बनता है। इसमें एक ही वैल्यू को दिखाया जाता है और अलग अलग इंटरवल पे वो चीज कितनी है उसे दिखाया जाता है।
अभी यहां पर आप ये वैल्यू देख रहे हैं 0, और 0 के आगे ये कैसे जिगजैग बना हुआ है। ये जो जैग्ड लाइन है ना, इसका हम यूज तब करते हैं जब हमारी वैल्यू 0 से स्टार्ट नहीं होती है। जब भी 0 से वैल्यू स्टार्ट होगी तो यहीं से चिपक के बनेगा, लेकिन अगर कोई वैल्यू 0 से स्टार्ट नहीं हो रही है तो फिर हम एक बार की जगह पे यहां जिगजैग लगा देते हैं। तो ये तो हुआ हिस्टोग्राम। इसके बाद आता है लाइन ग्राफ। लाइन से ही पता चल रहा है कि लाइन बनेगी ग्राफ के अंदर। अ लाइन ग्राफ डिस्प्लेस डाटा दैट चेंजेस कंटिन्यूअसली ओवर पीरियड्स ऑफ टाइम। लाइन ग्राफ एक ऐसे डाटा को रिप्रेजेंट करता है, शो करता है, जो लगातार पीरियड के हिसाब से बदलता रहता है। देखिए क्वेश्चन है, टाइम दिया हुआ है, टेम्परेचर दे रखा है। सुबह के 6 बजे 37 डिग्री सेल्सियस है, 10 बजे 40 डिग्री सेल्सियस है, दोपहर के 2 बजे 38 डिग्री सेल्सियस है, और शाम को 6 PM 35 डिग्री सेल्सियस है। अब जब हम इसे दिखाएंगे ग्राफ के ऊपर तो ये इस तरह से हमें दिखाई देगा। हम पहले अपने x और y एक्सिस के ऊपर जो चीजें हमें शो करनी है उनको लिखेंगे। तो x एक्सिस के ऊपर यहां पे ले रखा है टाइम, ये 6 बजे, 10 बजे, 2 बजे और फिर शाम के 6 बजे। अब इनके बीच में भी जो गैप है ना, वो आपका यूनिफॉर्म होना चाहिए। यहां पे 6 to 10 और 2 बॉक्स बने हुए हैं तो 4 घंटे का गैप आ रहा है, यानी एक बॉक्स को नीचे जो x एक्सिस है वहां पे जो स्केल लिया गया है ना, वहां पे एक यूनिट का मतलब है 2 घंटे। और y एक्सिस पे लिख रखा है यहां पे टेम्परेचर। अब टेम्परेचर यहां 0 से तो स्टार्ट हो नहीं रहा, तो यहां पे ये जैग्ड लाइन लगा दी, और यहां पे 30 और 32 2 बॉक्स है बीच में, और यहां पे 2 का डिफरेंस है, यानी एक बॉक्स का जो यहां स्केल ले रखा है वो एक बॉक्स का मतलब है 1 डिग्री सेल्सियस। तो यहां देखकर पता चलता है कि 6 AM पर जो वैल्यू है वो 37 है, तो हम 37 के आगे यहां डॉट लगा देंगे। इसी तरह से 10 AM पर टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस, तो 40 पे डॉट लगा देंगे। बिल्कुल इसके स्ट्रेट और इसके स्ट्रेट यहां जो जगह आएगी वहां पे डॉट लगेगा। ऐसे दोपहर के 2 बजे टेम्परेचर 38 और 6 बजे शाम के टेम्परेचर 34 के बीच में, तो यहां 35 बन गया। अब ये प्लॉट हो गए। प्लॉट होने के बाद स्केल से इन्हें जब हम ज्वाइन करेंगे ऐसे, तो ये बन जाएगा एक लाइन ग्राफ। अब लाइन ग्राफ के बाद जो टॉपिक आता है ये होता है लीनियर ग्राफ। लीनियर ग्राफ को समझते हैं। लीनियर ग्राफ के अंदर क्या होता है, ग्राफ बिल्कुल इसी तरह का बनता है, लेकिन वहां पे जो ग्राफ बनेगा ना आपका, वो बिल्कुल स्ट्रेट होता है, यानी वो घटता बढ़ता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहां पे ये y एक्सिस ले लिया मैंने, यहां पे मैंने ये x एक्सिस ले लिया। मैं यहां पे लिख लेता हूं 1, ये 2, ये 3, ये 4। ये कोई चॉकलेट है, ये चॉकलेट की काउंटिंग है, और यहां पे मैं उसका प्राइस लिख रहा हूं। ये प्राइस हो गया। प्राइस में ले रहा हूं 5, 10, 15, 20। अब एक चॉकलेट का प्राइस 5 है, तो 2 चॉकलेट का प्राइस 10 होगा, 3 चॉकलेट का प्राइस 15 होगा, और 4 चॉकलेट्स का प्राइस 20 होगा। यहां आप देख रहे हैं, जब आप इसे जोड़ेंगे ना तो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन आएगी। तो इस तरह का जो ग्राफ बनता है ना, इसे बोलते हैं हम लीनियर ग्राफ। लीनियर ग्राफ के बाद जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ग्राफ की टाइप तो आपकी पूरी हो गई है, अब आपको समझना है कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? देखिए ग्राफ तो आप बनाते ही हैं, ग्राफ के ऊपर x एक्सिस होती है और y एक्सिस होती है। अब कोई पॉइंट आपको इसके ऊपर प्लॉट करना होता है। फॉर एग्जांपल यहां पे जैसे देखें आप कि ये 3, 4 लिखा हुआ है। अब ये जो 3 है ना, ये x एक्सिस के लिए है, और ये जो 4 है ये y एक्सिस के लिए। हमेशा जब भी कोई पॉइंट होगा तो उसका जो पहला नंबर होता है वो x एक्सिस के ऊपर प्लॉट किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग देखा जाता है। दूसरा पॉइंट होता है y के लिए। अब इस 3y को जब हम प्लॉट करेंगे तो पहले x पे हम 3 देखेंगे कि कहां पे है, तो मैं x पे देखता हूं यहां पे 3 है। फिर मैं देखता हूं कि y पे 4 कहां है, वो यहां पे है, तो मैं x से ऐसे सीधा चलूंगा और y पे 4 पे जाके ऐसे सीधा चलूंगा। तो जहां पे ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट होंगी ना, बिल्कुल उस पॉइंट के ऊपर ये मेरा पॉइंट 3, 4 बन जाएगा, और ये हो गया कोऑर्डिनेट। अगर इस पॉइंट का नाम मैं a रख दूं तो ये a के कोऑर्डिनेट्स हो गए। तो इन कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से ही हमको ग्राफ प्लॉट किए जाते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है इसके अंदर वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल।
अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका होता है जो चीज बिल्कुल इंडिपेंडेंट होती है, और डिपेंडेंट वेरिएबल वो होती है जो उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अकॉर्डिंग घटती है या बढ़ती है। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे एक एग्जाम्पल दे रखा है, नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ पेट्रोल, और यहां पे कॉस्ट ऑफ पेट्रोल दे रखी है। तो 10 लीटर पेट्रोल 500 रुपीज का है, 15 लीटर पेट्रोल 750 रुपीज का है, 20 लीटर पेट्रोल 1000 रुपीज का है, 25 लीटर पेट्रोल 1250 रुपीज का है। यहां जो पेट्रोल है ना, ये आपकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि पेट्रोल थोड़ी ना किसी के ऊपर डिपेंड है। हाँ, पेट्रोल का जो कॉस्ट है ना, वो पेट्रोल की क्वांटिटी के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आप थोड़ा पेट्रोल लेंगे तो थोड़ा प्राइस देना पड़ेगा, ज्यादा पेट्रोल लेंगे तो आपको ज्यादा प्राइस देना होगा। तो इस तरह की जो ये वैल्यूज होती है ना, इन्हें हम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट में डिवाइड करते हैं। इसके बाद आपका टॉपिक खत्म हो जाता है। ये बेसिकली इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट था। तो क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 15.1 से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। द फॉलोइंग ग्राफ, ये जो ग्राफ आपको दिखा रखा है, शोज द टेम्परेचर ऑफ अ पेशेंट इन अ हॉस्पिटल। किसी हॉस्पिटल के अंदर किसी पेशेंट का टेम्परेचर दिखाया जा रहा है, रिकॉर्डेड एवरी आवर, जो कि हर घंटे में नोट किया गया है। क्वेश्चन पूछा है यहां से, ए व्हाट वाज द पेशेंट्स टेम्परेचर एट 1 PM। 1 PM पे पेशेंट का टेम्परेचर क्या था। अब सबसे पहले ग्राफ को रीड करते हैं। देखिए, ग्राफ रीड करने के लिए ना आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पे ध्यान देना होता है। यहां नीचे लिखा हुआ है टाइम। टाइम 9 AM से शुरू हो रहा है, 9 AM टू 10 AM, 11, 12 नून, 1, 2, 3। तो 9 बजे से लेके 3 बजे तक का ये टाइम दे रखा है। ऊपर यहां जेड लाइन लगी हुई है, यानी कि टेम्परेचर 0 से तो स्टार्ट हो नहीं रहा। यहां 34 से शुरू हो रहा है, 34 और बीच में 35 लिखा हुआ है। यानी एक जो बॉक्स है ना, इस यूनिट बॉक्स की जो वैल्यू आ रही है यहां पे हाफ आ रही है, क्योंकि 34 35 हो गया, तो यहां पे 34 एंड हाफ होगा। तो इन दो चीजों को आपको ध्यान से पहले रीड करना होगा। अब अपने क्वेश्चन का जवाब देते हैं। व्हाट वाज द पेशेंट्स टेम्परेचर एट 1 PM। 1 PM पे पेशेंट का जो टेम्परेचर था वो क्या था। तो टाइम पे देखेंगे 1 PM कहां है, ये रहा। अब 1 PM के बिल्कुल हम स्ट्रेट चलेंगे ऐसे, और यहां पे दिखा रखा है ये डॉट, और ये डॉट बिल्कुल किसके सामने आ रहा है, 36 और 37 के बीच में। और अभी मैंने बताया कि यहां जो स्केल है वो हाफ का है, 1 यूनिट हाफ के बराबर है। तो यहां वैल्यू जो आती है, इस डॉट की जो वैल्यू आ रही है वो आएगी 36 एंड हाफ। तो 1 PM पे टेम्परेचर 36.5 डिग्री सेल्सियस था। बी पार्ट, व्हाट वाज द पेशेंट्स टेम्परेचर 38.5 डिग्री सेल्सियस। सॉरी, वैन लिखा हुआ ये, वैन वाज द पेशेंट्स टेम्परेचर 38.5 डिग्री सेल्सियस। वैन यानी कि कब, तो हमसे टाइम पूछा है, तो टाइम मिलेगा हमें नीचे, और टेम्परेचर दे रखा है 38.5। तो 38.5 पे चलते हैं पहले। ये 38 हुआ और ये 38.5 यहां पे हो गया। अब इसके स्ट्रेट चलते हैं यहां पे, तो यहां टेम्परेचर, ये डॉट लगाया हुआ है, तो ये टेम्परेचर का जो टाइम है वो हमें नीचे मिलेगा। ऐसे अब स्ट्रेट चलेंगे तो ये 12 नून है। तो 12 नून पर जो टेम्परेचर है वो 38.5 है, तो यहां पे 12 नून लिख देंगे। इसका सी पार्ट देखते हैं। सी में लिखा हुआ है, द पेशेंट्स टेम्परेचर वॉज द सेम 2 टाइम्स ड्यूरिंग द गिवन पीरियड। ये जो टेम्परेचर दे रखा है, यहां पे पेशेंट का टेम्परेचर 2 बार सेम है बिल्कुल। वॉट वर दीज 2 टाइम्स, तो वो 2 टाइम कौन से हैं जब पेशेंट का टेम्परेचर एग्जैक्टली सेम है। तो रीड करते हैं ग्राफ को। यहां पर टेम्परेचर के सामने देखते हैं ये 2 डॉट लगे हुए हैं, तो ये टेम्परेचर को शो कर रहा है। अब यहां पे ये टाइम 1 PM है, और यहां पर जो टेम्परेचर का ये डॉट है ये यहां पे 2 PM है। तो 1 PM पे सेम टेम्परेचर, 2 PM पे सेम टेम्परेचर, क्योंकि ना तो ये ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट है ना। तो टेम्परेचर की वैल्यू यहां पे 36 एंड हाफ है। तो 36 एंड हाफ ये 1 बजे भी है, और 36 एंड हाफ ये 2 बजे भी है। तो ऐसे 2 टाइम जब टेम्परेचर बिल्कुल सेम है तो उनका आंसर है 1 PM और 2 PM। तो 1 PM और 2 PM ये इसका आंसर हुआ।
डी पार्ट, व्हाट वॉज द टेम्परेचर एट 1:30 PM? 1:30 PM पे टेम्परेचर कितना था? हाउ डिड यू अराइव एट योर आंसर? आपको अपना आंसर कैसे पता चला? ठीक है, पहले 1:30 देखते हैं, टाइम कहां पे है। देखिए ये 1 हुआ और ये 2 हुआ। अब 1:30 तो यहां लिखा नहीं हुआ, लेकिन 1 घंटे के जो डिफरेंस आ रहा है ना, यहां पे 2 बॉक्स बने हुए हैं, तो यानी एक बॉक्स का मतलब हो गया हाफ आवर। तो हाफ आवर 1 और ये 1.5, तो यहां जो पॉइंट होगा ये 1:30 है। अब यहां से स्ट्रेट हम जब चलेंगे तो हमें टेम्परेचर मिलेगा। यहां पे गए हम, ये टेम्परेचर की लाइन आ रही है, तो इस लाइन को अब रीड करेंगे कि ये एक्चुअली है कितना। तो इसको जब हम टेम्परेचर की एक्सिस पे जाकर यहां देखते हैं वैल्यू, तो ये 36 37 के बीच में आ रही है, और यहां वैल्यू है 36.5। तो 36.5 इसका आंसर है। तो 1:30 PM पे टेम्परेचर है 36.5 डिग्री सेल्सियस। अब ये भी पूछता है कि हाउ डिड यू अराइव एट योर आंसर? आपको अपना आंसर कैसे पता चला? देखिए सिंपली ये है कि टेम्परेचर वाला जो ये एक्सिस है, यहां पर ये भी डॉट लग रहा है, ये भी डॉट लग रहा है, ये ऊपर नीचे तो जा नहीं रहे, ये लाइन का जो ग्राफ है बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है। अब यही पॉइंट और यही पॉइंट बिल्कुल सेम टाइम पर है, 1 PM पे भी ये है और 2 PM पे भी ये है, और इसके बीच का जितना भी टाइमिंग है, यानी 1 से लेके 2 तक, वो सारा टेम्परेचर एग्जैक्टली सेम है। तो 1:30 बजे भी जो टेम्परेचर है वो उतना ही होगा जितना 1 PM पे है और 2 PM पे है, और ये वैल्यू है 36.5। चलिए ई पार्ट देखते हैं इसका। ड्यूरिंग विच पीरियड्स डिड द पेशेंट्स टेम्परेचर शोड एन अपवर्ड ट्रेंड? वो कौन से टाइम थे, कौन से पीरियड्स थे जब पेशेंट का टेम्परेचर थोड़ा अपवर्ड दिखाई दिया, यानी बढ़ता हुआ दिखाई दिया? तो देखते हैं कब कब ऐसा हुआ। यहां से शुरू करते हैं 9 बजे से। 9 बजे जो टेम्परेचर है वो है 35.5, और 10 बजे हो गया 36, तो यहां पे बढ़ रहा है। तो एक टाइम तो ये हो गया, यानी 9 to 10 AM लिख लेते हैं साथ के साथ। यहां पे लिख लेता हूं मैं 9 AM to 10 AM, ये ई का आंसर है। एक पीरियड तो ये हो गया जब टेम्परेचर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरा, फिर 10 से देख रहे हैं हम, और यहां 11, तो 10 से 11 तक ये फिर बढ़ रहा है। तो इस दौरान 10 से 11 के बीच में भी टेम्परेचर पेशेंट का बढ़ रहा है। तो दूसरा पीरियड हो गया 10 AM to 11 AM। आगे देखते हैं, 11 AM पे टेम्परेचर 39 है। अब यहां से डाउन हो गया ग्राफ, तो यानी कि घट गया। यहां से फिर डाउन हो गया, यानी कि यहां भी घट गया, और यहां ये स्ट्रेट चल रहा है, यानी ना तो घट रहा है और ना ही ये बढ़ रहा है। अब यहां से ये ऊपर होना शुरू हो गया। अब जहां से ऊपर होना शुरू हुआ है वो टाइम जब हम ग्राफ के ऊपर देखते हैं तो वो है 2, और कब तक बढ़ रहा है? 3 तक बढ़ रहा है। तो 2 से लेके 3 बजे तक भी टेम्परेचर पेशेंट का बढ़ रहा है। तो तीसरा जो इंटरवल इसके अंदर हुआ, जो पीरियड इसके अंदर हुआ, वो है 2 PM to 3 PM। इस दौरान ये जो तीनों पीरियड्स हैं, इन दौरान पेशेंट का टेम्परेचर बढ़ता हुआ दिखाई दिया। तो क्वेश्चन खत्म। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 15.1 से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। द फॉलोइंग लाइन ग्राफ, ये जो लाइन ग्राफ आपको दे रखा है, शोज द ईयरली सेल्स, ये साल दर साल जो सेल्स हो रही हैं उन्हें दिखा रहा है। फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वहां पे किस साल में कितनी सेल्स हो रखी है ये उसको दिखाता है। तो यहां ईयर्स लिखे हुए हैं नीचे 2002, 3, 4, 5, 6, और यहां पर सेल्स है और ब्रैकेट में लिखा है रुपीस करोड़। तो जो भी यहां नंबर लिखा हुआ है उतने करोड़ रुपए की सेल हो रखी है। तो 2002 के अंदर 4 करोड़ की सेल हुई है। 2003 में यहां पे 6 के बीच में यहां 7 होगा, क्योंकि 8 आ रहा है ना यहां पे। तो यहां जो एक बॉक्स बना हुआ है इसका जो स्केल है वो 1 है, 1 करोड़ के बराबर है। तो 6 के बाद यहां बीच में आ रहा है, तो 7 करोड़ हो गया है 2003 की सेल। 2004 की सेल्स है 6 करोड़, 2005 की सेल्स है 10 करोड़, 2006 की सेल है 8 करोड़। ये तो हुआ रीडिंग। ग्राफ को आपको पहले ऐसे रीड करना है। अभी इसके क्वेश्चंस हैं, उनका जवाब देते हैं। व्हाट वर द सेल्स इन 2002 एंड 2006? 2002 में और 2006 में कितनी सेल्स हुई हैं?
तो 2002 पे हम देखते हैं तो ये जो ग्राफ दिखा रहा है ये यहां पे 4 दिखा रहा है, तो 2002 के अंदर सेल्स हो रही है 4 करोड़। तो 2002 की सेल्स है 4 करोड़। सेकंड पार्ट में पूछा है 2006। 2006 पे देखते हैं तो ये ग्राफ दिखाता है, यहां पे ये डॉट है और ये वैल्यू आ रही है 8 करोड़। तो 2006 के अंदर सेल्स हो रखी है यहां पे 8 करोड़। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। सेकंड क्वेश्चन, ये ए पार्ट है, बी पे चलते हैं। व्हाट वर द सेल्स इन 2003 2005। 2003 में कितनी सेल्स हैं? 2003 पे आते हैं, ये 2003 है, यहां ग्राफ दिखा रहा है ये वाला डॉट, और ये मैंने अभी बताया आपको 6 और 8 के बीच में यहां पे 7 है। तो 2003 की सेल्स हैं 7 करोड़। सेकंड पार्ट 2005, ये 2005 है, ऊपर देखते हैं ग्राफ क्या वैल्यू दिखाता है, यहां 2005 की वैल्यू है, इधर देखते हैं तो ये 10 है। तो 2005 की जो सेल्स हैं वो है 10 करोड़। थर्ड सी पार्ट, कंप्यूट द डिफरेंस बिटवीन द सेल्स इन 2002 एंड 2006। 2002 और 2006 की जो सेल्स हैं उनके बीच का जो डिफरेंस है वो बताइए। तो 2002 के अंदर सेल्स हैं 4 करोड़ की और 2006 के अंदर सेल्स है यहां पर ये 8 करोड़ की। तो इनका डिफरेंस निकालेंगे तो जो डिफरेंस आएगा ये 8 माइनस 4 यानी कि 4 करोड़ का। ये इसका सी का आंसर है। डी पे चलते हैं। डी के अंदर इन विच ईयर वॉज देयर द ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन द सेल्स एज कंपेयर टू इट्स प्रीवियस ईयर। कौन से साल के अंदर सबसे ज्यादा डिफरेंस है सेल्स के अंदर, और कंपैरिजन करना है अगले साल से, सॉरी अगले साल को पिछले साल से कंपेयर करना है। तो हम अगले साल से देखेंगे, हम देखते हैं 2002 और 2003। तो 2003 में देखेंगे पहले कि सेल्स कितनी है। 2003 के अंदर सेल्स आ रही है 7 करोड़ की, और 2002 के अंदर, ये इसका प्रीवियस हो गया ना 2002 के अंदर सेल्स है 4 करोड़ की। तो यहां पे 2003 और 2002 के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है ये आता है 7 और -4, यानी 7 माइनस 4 3 करोड़ का डिफरेंस। आगे चलते हैं, 2004 और 2003 को अब कंपेयर करना है। तो 2004 की सेल्स है 6 करोड़ और 2003 की सेल्स है 7 करोड़। तो 6 में से 7 माइनस करेंगे, अब वैल्यू 2004 माइनस 2003। 4 की जो सेल्स हैं ये 6 करोड़ है और 2003 की सेल्स 7 करोड़ है। यहां पे जो डिफरेंस आ रहा है ये नेगेटिव डिफरेंस आ रहा है -1 करोड़ का। आगे बढ़ते हैं, अब 2005 और 4 को कंपेयर करेंगे। 2005 के अंदर सेल्स 10 करोड़ की है और 2004 के अंदर सेल्स है 6 करोड़ की। तो 2005 और 2003 का जो डिफरेंस, 2004 का जो डिफरेंस है वो है 10 माइनस 6 और ये आता है 4 करोड़। 2006 और 5 पे चलते हैं। 2006 के अंदर सेल्स हैं 8 करोड़ की। तो 2006 और 2005, 2006 के अंदर सेल्स हैं 8 करोड़ की, और इससे पिछले साल में जो सेल्स हैं 2005 की वो है 10 करोड़ की। तो यहां भी जो डिफरेंस आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है, 8 माइनस 10 -2 करोड़ आ गया। अब ये जो डिफरेंसेस आए हैं इनमें ये देखना है कि सबसे ज्यादा कौन है। देखिए ये 3 करोड़ का डिफरेंस है, ये -1 करोड़ का डिफरेंस है, ये 4 करोड़ का डिफरेंस है, ये -2 करोड़ का डिफरेंस है। तो सबसे ज्यादा जो वैल्यू आ रही है ना ये है 4 करोड़, और ये कौन से साल में, ये 2005 में आ रही है। 2005 के अंदर जो है इससे पिछले साल की जो सेल्स हैं उनमें सबसे ज्यादा डिफरेंस है 4 करोड़ का। तो डी का आंसर है 2005। क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 15.1 से क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। फॉर एन एक्सपेरिमेंट इन बॉटनी। बॉटनी के अंदर कोई एक्सपेरिमेंट किया गया। बॉटनी होती है पेड़ पौधों से रिलेटेड जो पढ़ाई होती है उसको बॉटनी बोलते हैं।
टू डिफरेंट प्लांट्स, प्लांट ए एंड बी वर ग्रोन। दो अलग अलग पौधे उनको उगाया गया, प्लांट ए और प्लांट बी, अंडर सिमिलर लेबोरेटरी कंडीशंस, और दोनों को बिल्कुल सेम तरह की कंडीशंस दी। उन्हें लेबोरेटरी में उगाया गया तो लेबोरेटरी के अंदर सेम तरह की हवा दी दोनों को, सेम तरह की उनको जो सनलाइट है, उनको जो मटेरियल है, खाद वगैरह, मतलब दोनों पौधों को बिल्कुल सेम कंडीशंस के अंदर उगाया गया। देयर हाइट्स वर मेजर्ड एट द एंड ऑफ ईच वीक फॉर 3 वीक्स, और हर वीक के एंड में उन दोनों की जो हाइट है उसको मेजर किया गया। ऐसा 3 हफ्तों तक किया। द रिजल्ट्स आर शोन बाय द फॉलोइंग ग्राफ, और जो रिजल्ट आए वो इस ग्राफ के अंदर दिखा रखे हैं। तो यहां पे एक्स एक्सिस पे नीचे की तरफ आपको दिख रहा होगा वीक्स लिखा हुआ है, यहां स्टार्ट लिखा हुआ है, यानी यहां पे पेड़ को जो दोनों पौधे हैं उनको उगाया। ये फर्स्ट वीक कंप्लीट हो गया, यहां सेकंड वीक कंप्लीट हो गया, यहां पे थर्ड वीक कंप्लीट हो गया। इधर वाई एक्सिस पे आप देख रहे हैं हाइट लिखी हुई है इन सेंटीमीटर के अंदर। ये हाइट जो है ये सेंटीमीटर के अंदर है। थोड़ा इसके स्केल पे ध्यान देंगे तो यहाँ जो एक यूनिट है ना, ये जो बॉक्स है, इस एक बॉक्स की जो हाइट है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर है, क्योंकि यहाँ 2 पे 2 लिखा हुआ है, 4 पे 4 लिख रहा है, तो एक बॉक्स का मतलब हुआ 1 सेंटीमीटर। तो हम देख रहे हैं कि फर्स्ट वीक के एंड में ये दोनों प्लांट्स की हाइट है। यहाँ पे अगर मैं रीड करता हूं तो ये जो डार्क वाली लाइन है ना, इसमें शो भी कर रखा है, डार्क लाइन जो है वो प्लांट बी के लिए, और जो डॉटेड लाइन है ये डॉटेड लाइन प्लांट ए के लिए। अगर मैं प्लांट ए और बी दोनों की हाइट देखता हूं 1 वीक के बाद में, तो प्लांट ए की हाइट है 2 सेंटीमीटर और प्लांट बी की जो हाइट है वो है 1 सेंटीमीटर। इसी तरह मैं सेकंड वीक में देखता हूं दोनों की हाइट, तो यहां पे वैल्यू है और ये आ रही है 6 और 8 के बीच में, यानी कि 7 सेंटीमीटर। थर्ड वीक के एंड में इनकी हाइट यहां से देख सकते हैं हम। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस है इसके अंदर। ये तो हुआ ग्राफ को रीड करना। रीड करने के लिए आपको दोनों एक्सिस पे ध्यान देना होता है, और जो ग्राफ के अंदर वैल्यूज दे रखी हैं, जो रिजल्ट दिया उसको पहले एनालाइज करना होता है। ये सब करने के बाद जो इसके अंदर क्वेश्चंस होते हैं उनका आपको देना होता है जवाब। चलिए इसके क्वेश्चंस है कुछ। ए पार्ट है, हाउ हाई वॉज प्लांट ए आफ्टर। प्लांट ए कितना ऊंचा हो जाएगा आफ्टर। दो चीजें बतानी है, एक तो 2 वीक्स बाद कितना हाइट हो जाएगी उसकी, और 3 वीक्स बाद उसकी कितनी हाइट हो जाएगी। अभी हम प्लांट ए पे ध्यान देंगे। यहां जो प्लांट ए है वो है डॉटेड लाइन। हमसे पूछा है कि 2 हफ्ते बाद उसकी हाइट कितनी हो जाएगी, तो मैं 2 हफ्ते के एंड में देखता हूं। ये 2 है ना, तो यहां देखूंगा मैं, तो प्लांट ए और ये हुआ दूसरे हफ्ते का एंड, ये यहां पे वैल्यू है। इस वैल्यू को मैं जब मैं इधर जाता हूं यहां वाई एक्सिस पर, तो ये 6 और 8 के बीच में आती है, यानी कि यहां पे ये 7 है। तो इसका आंसर होगा 7 सेंटीमीटर। प्लांट ए 2 हफ्ते बाद 7 सेंटीमीटर हाइट का हो जाएगा। अब यही प्लांट 3 हफ्ते बाद कितने का हो जाएगा, तो 3 हफ्ते पे देखते हैं। ये तीसरा हफ्ता है और प्लांट ए की वैल्यू देखनी है मेरे को, जो कि डॉटेड है, इसका ध्यान रखेंगे आप। ये वैल्यू है, इसको मैं जब इधर जाता हूं वाई एक्सिस की तरफ, तो ये 8 के और 10 के बीच में आ रहा है, यानी कि ये 9 हो गया, 9 सेंटीमीटर। तो प्लांट ए की हाइट 2 हफ्ते बाद 7 सेंटीमीटर हो जाएगी और 3 हफ्ते बाद 9 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं, हाउ हाई वॉज प्लांट बी आफ्टर 2 वीक्स आफ्टर 3 वीक्स। अब प्लांट बी के लिए बताना है कि 2 हफ्ते बाद प्लांट बी कितना हाइट का हो जाएगा और 3 हफ्ते बाद ये जो प्लांट है ये कितनी हाइट का हो जाएगा। तो प्लांट बी पे ही फोकस करेंगे सिर्फ। प्लांट बी है मेरा ये जो डार्क लाइन है, तो 2 हफ्ते का बताना है पहले, तो ये दूसरा हफ्ता है। दूसरे हफ्ते में प्लांट बी की हाइट की वैल्यू ये डॉट है, इससे मैं यहां वाई एक्सिस की तरफ ऐसे चलता हूं, तो ये वैल्यू 6-8 के बीच में आ रही है, 6 और 8 के बीच में होगा यहां पे 7। तो इसकी हाइट होगी 7 सेंटीमीटर 2 हफ्ते बाद। अब इसी की हाइट 3 हफ्ते बाद बतानी है, तो तीसरे हफ्ते पे मैं देखता हूं, ये तीसरा हफ्ता है और प्लांट बी है मेरा डार्क लाइन, ये वाली वैल्यू है। इस डॉट के बिल्कुल ऐसे ऐसे स्ट्रेट में चलूंगा जब यहां वाई एक्सिस पे, तो ये 10 पे जाके रुकता है, तो इसकी वैल्यू 10 सेंटीमीटर आ गई। 10 सेंटीमीटर की हाइट हो जाएगी प्लांट बी की 3 हफ्ते बाद। सी पॉइंट देखें, हाउ मच डिड प्लांट ए ग्रो ड्यूरिंग द थर्ड वीक। प्लांट ए थर्ड वीक के दौरान कितना ग्रो हुआ है। अब ड्यूरिंग कह रहा है ना, यहां पे ड्यूरिंग का मतलब ये हुआ कि सेकंड वीक पे तो खत्म हो गया वीक,
ड्यूरिंग यहां से चल गया, 2 के बाद जो भी अगला दिन भी चल गया वो थर्ड वीक का ही तो चल गया ना। तो ड्यूरिंग का मतलब है दूसरे हफ्ते से आगे और तीसरे हफ्ते के अंदर अंदर। हमसे पूछा है प्लांट ए कितना ग्रो हुआ है, तो पहले तो ये देखेंगे कि सेकंड वीक में वो कितना ग्रो हुआ, सेकंड वीक के एंड में उसकी हाइट कितनी थी। तो ये जो हाइट है ये है 7 सेंटीमीटर। अब 7 से बढ़ के ये पूरे हफ्ते में कितनी बढ़ गई है, यहां से देखता हूं। प्लांट ए को देखना है तो डॉटेड लाइन पे फोकस रखना है, ये वाली वैल्यू। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये वो हाइट है जो बढ़ी है तीसरे हफ्ते के दौरान, इनमें मुझे डिफरेंस देखना है। तो एंड में थर्ड वीक के एंड में ये हाइट हो गई है, यहां पे 9 आ रहा है, और सेकंड वीक के एंड में ये वैल्यू थी 7, यानी कि 9 माइनस 7 2 सेंटीमीटर बढ़ी है सिर्फ। यहां आप खुद भी देख लीजिए, यहां से यहीं तक तो पहुंची है ये हाइट, ये तो ये सिर्फ 2 सेंटीमीटर का ही इसकी बढ़त हुई है तीसरे हफ्ते में। तो थर्ड वीक के अंदर प्लांट ए की ग्रोथ हुई है सिर्फ 2 सेंटीमीटर। डी पार्ट देखते हैं। हाउ मच डिड प्लांट बी ग्रो फ्रॉम द एंड ऑफ द सेकेंड वीक टू द एंड ऑफ द थर्ड वीक। प्लांट बी सेकेंड वीक के एंड से लेकर और थर्ड वीक के एंड तक उसकी ग्रोथ कितनी हुई है। अब प्लांट बी पे सिर्फ फोकस रखेंगे हम, ये है हमारी बिल्कुल मोटी वाली लाइन, डार्क वाली लाइन। तो सेकेंड वीक का जो एंड है, ये सेकेंड वीक का एंड है, यहां 2 लिखा है ना, तो ये सेकेंड वीक का एंड हो गया है। यहां पे वैल्यू शुरू में 7 सेंटीमीटर है। अब थर्ड वीक का एंड है, वो यहां पे ये वैल्यू, इसकी वैल्यू देखें तो कितनी आती है, तो ये आ रही है 10, यानी 7 से लेके और 10 तक पहुंच गया। तो सेकेंड वीक के एंड से थर्ड वीक के एंड तक ये 7 से लेके 10 तक पहुंच गया। तो सिंपली दिख रहा है कि 3 सेंटीमीटर बढ़ गया। तो इसका आंसर होगा 3 सेंटीमीटर। ई पार्ट देखें। ड्यूरिंग विच वीक डिड प्लांट ए ग्रो मोस्ट। कौन से हफ्ते के दौरान प्लांट ए सबसे ज्यादा बढ़ा है। मोस्ट का मतलब है सबसे ज्यादा। तो देखते हैं, हफ्तों पे ध्यान देते हैं, और प्लांट ए है तो इस पे भी आप ध्यान रखना, डॉटेड लाइन को ही आपको कंसीडर करना है। स्टार्ट यहां से हुआ पौधा उगना, तो पहले हफ्ते में इसकी जो हाइट बनती है वो ये है, और ये हाइट है इसकी 2 सेंटीमीटर, यानी पहले हफ्ते में वो सिर्फ 2 सेंटीमीटर बढ़ा। दूसरे हफ्ते में देखते हैं तो यहां से लेके यहां तक पहुंच गया। इस वैल्यू को देखूं तो ये आ रही है 7 सेंटीमीटर। तो दूसरे हफ्ते में उसकी जो हाइट है ना, वो 2 से लेके 7 तक हो गई, यानी कितनी बढ़ी, उनका जो डिफरेंस है सिर्फ 5 सेंटीमीटर बढ़ी। इसके बाद सेकेंड वीक के एंड से थर्ड वीक, अब तीसरे वीक में आ गए हैं, इसकी हाइट फिलहाल यहां पे कितनी है 7 सेंटीमीटर, और तीसरे वीक के अंदर इसकी हाइट ये हो गई है, और ये वैल्यू आ रही है 9 सेंटीमीटर। तो यहां पहले वीक के अंदर जो हाइट बढ़ रही है वो बढ़ रही है इसकी 2 सेंटीमीटर प्लांट ए की। सेकेंड वीक के अंदर बढ़ी है 5 सेंटीमीटर, यहां से यहां एकदम सीधा चढ़ गया ये 5 सेंटीमीटर, और फिर यहां थर्ड वीक के अंदर सिर्फ 2 सेंटीमीटर बढ़ रही है। तो सबसे ज्यादा ना ये सेकेंड वीक के अंदर इसकी ग्रोथ हुई है। तो इसका आंसर होगा सेकेंड वीक। एफ पार्ट देखते हैं। ड्यूरिंग विच वीक डिड प्लांट बी ग्रो लीस्ट। वो कौन सा हफ्ता था, कौन से हफ्ते के दौरान प्लांट बी की ग्रोथ सबसे कम हुई है। अभी कम पे ध्यान देना है और प्लांट बी पे ध्यान देना है। प्लांट बी देखते हैं पहले, ये है डार्क वाली लाइन। अब प्लांट बी की ये स्टार्टिंग हो रही है, यहां से पौधा उगा है, पहले हफ्ते का एंड हो गया, यहां पे ये इसकी हाइट होगी, तो ये सिर्फ 1 यूनिट है। पहले हफ्ते में वो सिर्फ 1 सेंटीमीटर बढ़ा है, दूसरे हफ्ते तक 1 सेंटीमीटर से यहां तक पहुंच गया, और ये वैल्यू कितनी आ रही है 7। तो 1 से 7 सेंटीमीटर का हो गया, यानी 6 सेंटीमीटर बढ़ गया वो दूसरे हफ्ते में। अब तीसरे हफ्ते में कितना बढ़ रहा है 6, यहां से 7 से लेके और 10 तक बढ़ गया। अब 7 से 10 हो गया, यानी 3 सेंटीमीटर बढ़ गया। तो सबसे ज्यादा जो उसकी सबसे कम, मुझे सबसे कम पे फोकस रखना था एक्चुअली, तो सबसे कम यहां से पता चलेगा कि पहले हफ्ते में उसकी जो हाइट है वो 1 सेंटीमीटर बढ़ी, दूसरे हफ्ते में 5 सेंटीमीटर बढ़ गई, तीसरे हफ्ते में 3 सेंटीमीटर बढ़ गई। तो सबसे कम बताना है ना मेरे को, तो पहला ही हफ्ता था जब उसकी हाइट सबसे कम बढ़ी है। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट वीक। जी, वर द 2 प्लांट्स ऑफ द सेम हाइट ड्यूरिंग एनी वीक।
शो हेयर। क्या ऐसा कौन सा हफ्ता है, कोई ऐसा हफ्ता है जहां पे दोनों प्लांट्स की सेम हाइट हो? स्पेसिफाई, स्पेसिफाई मतलब समझाइए भी। तो यहां खुद ही देख लीजिए आप, पहले वीक में इन दोनों की हाइट की जो वैल्यू है वो अलग अलग दिखाई दे रही है, इसका यहां पे डॉट है, इसका यहां पे है। सेकेंड वीक में दोनों प्लांट्स बिल्कुल एक ही डॉट पर यहां पर रखे हुए हैं, यानी दोनों की जो हाइट की वैल्यू है ना वो बिल्कुल सेम है, ये 7 सेंटीमीटर है। थर्ड वीक में दोनों की हाइट की वैल्यू अलग अलग दिखा रखी है, तो सेकेंड वीक में इन दोनों की जो हाइट है वो सेम है, तो इसका आंसर हो गया एंड एट द एंड ऑफ सेकेंड वीक। सेकेंड वीक के जो एंड में हाइट है दोनों की वो सेम है। स्पेसिफाई भी कीजिए कि आप इसे समझाइए, बिल्कुल सिंपल है, खुद ही देख लीजिए ग्राफ के अंदर, क्योंकि सेकेंड वीक के एंड में जो ये वैल्यू दिखाई जा रही है ग्राफ पे, ये दोनों की बिल्कुल कोइंसाइड हो रही है। ए के लिए भी यही वैल्यू है, बी के लिए भी यही है, तो हाइट दोनों की सेम होगी। तो क्वेश्चन खत्म। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 15.1 से क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। द फॉलोइंग ग्राफ शोज द टेम्परेचर फॉरकास्ट एंड द एक्चुअल टेम्परेचर फॉर ईच डे ऑफ अ वीक। ये जो ग्राफ आपको दे रखा है ये दो तरह के टेम्परेचर दिखाता है। एक तो फोरकास्ट टेम्परेचर। फोरकास्ट टेम्परेचर वो होता है जो सिर्फ अनुमानित लगाया जाता है, जो अनुमानित टेम्परेचर होता है। एक्चुअल टेम्परेचर जो एक्चुअली में उस दिन टेम्परेचर होता है। तो एक हफ्ते के हर दिन का ये दोनों तरह के टेम्परेचर आपको दिखा रखे हैं। थोड़ा रीड करते हैं जरा ग्राफ को। मंडे से लेके संडे तक ये डेज यहाँ लिखे हुए हैं और साइड में यहाँ पे टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दे रखा है। फॉरकास्ट टेम्परेचर के लिए ग्राफ के अंदर डॉटेड लाइन का यूज किया गया है। एक्चुअल टेम्परेचर को दिखाने के लिए ग्राफ के अंदर मोटी लाइन का, डार्क लाइन का यूज किया गया है। और यहाँ टेम्परेचर का जो स्केल दे रखा है ये दो बॉक्सेस को 5 डिग्री सेल्सियस के बराबर दे रखा है, यानी एक बॉक्स का मतलब हो जाएगा 5 का हाफ यानी 2.5। अब जरा इसके क्वेश्चंस के जवाब देते हैं। ऑन विच डेज वॉज द फॉरकास्ट टेम्परेचर द सेम एज द एक्चुअल टेम्परेचर। वो कौन कौन से दिन है जहां पर फॉरकास्ट टेम्परेचर और एक्चुअल टेम्परेचर दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। तो मैं मंडे को देखता हूं तो ये दोनों वैल्यूज अलग आ रही हैं। ट्यूसडे को देखता हूं तो दोनों के दोनों ये जो लाइन है ये एक ही डॉट पर यानी एक ही वैल्यू पर दिखाई दे रही है। तो ट्यूसडे को फॉरकास्ट वेदर भी सेम है, एक्चुअल वेदर भी सेम है, तो एक तो दिन हो गया है इसके अंदर ट्यूसडे। आगे देखूं वेडनेसडे को तो दोनों वैल्यूज अलग आ रही हैं। थर्सडे को दोनों वैल्यूज अलग आ रही हैं। फ्राइडे को दोनों टेम्परेचर सेम है, जितना एक्चुअली में अनुमान लगाया और जो एक्चुअल टेम्परेचर है दोनों सेम है, तो दूसरा दिन हो गया इसके अंदर फ्राइडे। फ्राइडे के बाद सैटरडे को देखता हूं तो एक्चुअल और फॉरकास्ट दोनों टेम्परेचर्स की वैल्यू अलग अलग आ रही है। संडे को देखता हूं तो संडे को ये बिल्कुल सेम वैल्यू पर दोनों के दोनों मिल रहे हैं। संडे को भी दोनों टेम्परेचर सेम वैल्यू दिखा रहे हैं, तो एक संडे हो गया। तो इन 3 दिन एक्चुअल और फॉरकास्ट दोनों टेम्परेचर सेम आ रहे हैं। बी पार्ट देखते हैं। व्हाट वाज द मैक्सिमम फॉरकास्ट टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक। मैक्सिमम यानी सबसे ज्यादा, और फॉरकास्ट टेम्परेचर बताना है तो डॉटेड लाइन पे फोकस करेंगे। तो डॉटेड लाइन की मैं ये देखूंगा सबसे हाईएस्ट वैल्यू मुझे कहां पे दिख रही है। ये यहाँ 15 है, फिर 20 हो गया, 25 फिर नीचे हो गया या और भी नीचे हो गया, फिर ये ऊपर चला गया, फिर सबसे ऊपर चला गया। तो ये जो वैल्यू यहाँ पे है ना ये हाईएस्ट वैल्यू है इस ग्राफ के अंदर फॉरकास्ट की, और ये वैल्यू है इसके सामने जब देखेंगे यहाँ पे टेम्परेचर वाली लाइन में ये 35 डिग्री सेल्सियस है। तो मैक्सिमम फॉरकास्ट टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस है। सी पार्ट। व्हाट वाज द मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक। और मिनिमम बताना है और एक्चुअल टेम्परेचर बताना है, तो मैं एक्चुअल टेम्परेचर पे फोकस करूंगा जो कि मेरी सीधी लाइन है ये। तो एक्चुअल की वैल्यू सबसे कम देखूंगा मैं, सबसे कम यानी कि ग्राफ के नीचे की तरफ देखूंगा। यहां पर ये 15 से ऊपर आ रही है, अब और ऊपर चलेगी और ऊपर चलेगी, नीचे आ गई है। यहां से ये बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, अब यहां से ये ऊपर चली गई है। तो सबसे कम जो वैल्यू इसकी दिख रही है ना मेरे को एक्चुअल टेम्परेचर की, वो ये दो वैल्यूज दिख रही हैं, क्योंकि यहां से नीचे तो टेम्परेचर जा ही नहीं रहा। और ये जो वैल्यूज हैं ये वैल्यू सेम है, और ये है 15 डिग्री। 15 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर है। डी पार्ट देखते हैं। ऑन विच डे डिड द एक्चुअल टेम्परेचर डिफर द मोस्ट।
वो कौन सा दिन था जब एक्चुअल टेम्परेचर सबसे ज्यादा डिफरेंस था फ्रॉम द फोरकास्ट टेम्परेचर, फोरकास्ट से सबसे ज्यादा डिफरेंस, यानी दोनों के बीच में डिफरेंस जो है वो सबसे ज्यादा कौन से दिन था। तो मंडे को देखता हूं मैं, मंडे को इनके बीच में जो डिफरेंस है ना वो एक बॉक्स का आ रहा है। वैल्यू पे भी ध्यान ना दें तो सिर्फ बॉक्स से ही पता चल जाएगा, इसके जो बीच में डिफरेंस है उससे ही पता चल जाएगा। यहाँ पे एक बॉक्स का डिफरेंस आ रहा है। ट्यूसडे को तो दोनों के दोनों टेम्परेचर सेम है। वेडनेसडे को 2 बॉक्सेस का गैप आ रहा है, 2 बॉक्स यानी कि 5 डिग्री सेल्सियस का गैप है इनके बीच में। थर्सडे को इनमें 3 बॉक्सेस का गैप आ रहा है। फ्राइडे को दोनों टेम्परेचर सेम है, सैटरडे को 2 बॉक्सेस का गैप आ रहा है और संडे को फिर दोनों टेम्परेचर सेम है। तो इनमें जो सबसे ज्यादा डिफरेंस मेरे को दिख रहा है ना वो यहाँ पे है, ये 3 बॉक्स का डिफरेंस है, यानी कि 7.5 डिग्री सेल्सियस का इनमें डिफरेंस है। लेकिन हमें वैल्यू नहीं बतानी, हमें तो सिर्फ दिन बताना है, तो वो दिन है थर्सडे। तो इसका आंसर हो गया थर्सडे। थर्सडे को सबसे ज्यादा डिफरेंस है एक्चुअल टेम्परेचर और फोरकास्ट टेम्परेचर के बीच। क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 15.1 से क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। यूज द टेबल्स बिलो टू ड्रॉ लीनियर ग्राफ्स। नीचे तो आपको टेबल्स दे रखे हैं, इनका यूज करके आपको लीनियर ग्राफ्स बनाने हैं। तो ए पार्ट करेंगे इस वीडियो के अंदर। द नंबर ऑफ डेज अ हिल साइड सिटी रिसीव्ड स्नो इन डिफरेंट ईयर्स। ये टेबल आपको दिखाता है कि किसी हिल साइड सिटी, कोई शहर है जो कि पहाड़ी के पास में है, वहां पर किस किस साल के अंदर कितने कितने दिन स्नो हुई है, यानी कि बर्फ गिरी है। चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन को। तो एग्जैक्टली यही टेबल मैंने यहां बना लिया है जो बुक के अंदर दे रखा है, और हमें दिखाना है कि किन किन साल के अंदर कितने कितने दिन बर्फ गिरी है। तो टेबल बनाने के लिए, ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम अपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को तैयार करेंगे इस तरह से। उसके बाद ये जो ईयर है इसे हम दिखाएंगे एक्स एक्सिस पे, क्योंकि ईयर तो एक फिक्स चीज होगी ना, ये कोई घटने बढ़ने वाली चीज तो है नहीं। जो चीज फ्लक्चुएट होती है, जिसको एक्चुअली ग्राफ पे रिप्रेजेंट किया जाता है, दिखाया जाता है, वो चीज हमारी यहाँ पे वाई एक्सिस पे होगी। तो डेज कम ज्यादा हो सकते हैं, तो डेज रहेंगे वाई एक्सिस पे। इसके बाद हमें यह देखना होगा कि स्केल यहां पे हम क्या लें। मैं देख रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा जो मैक्सिमम नंबर है ना वो यहां पे 12 है, तो 12 कोई बड़ा नंबर तो है नहीं। तो ये जो डेज वाला एक्सिस है इसके अंदर मैं एक यूनिट को, ये जो एक बॉक्स है ना, इस एक यूनिट को मैं एक डे के बराबर ले लूंगा और यहां मैं 0 से स्टार्ट करूंगा। तो यहां 1 हो गया, यहां पे 2 हो गया, यहां पे 3, ये 4 हो गया, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, यहां 9, यहां पे 10, यहां 11, यहां पे 12। अब नीचे ईयर के अंदर मुझे यहां पे 4 साल दे रखे हैं, मुझे 4 ईयर्स को यहां पे शो करना है। तो मैं यहां पे इस डॉट के ऊपर 2003 की वैल्यू को प्लॉट करूंगा। अभी यहां जो दूसरा ईयर मैं लूंगा ना 2004, उसमें और फिर आगे के ईयर्स में ग्राफ के ऊपर आपका इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। अगर मैं एक बॉक्स का, एक ब्लॉक का डिस्टेंस लेता हूं तो फिर सबके अंदर एक का ही लेना पड़ेगा। यहां पे मैं 2 का गैप ले लेता हूं, उससे ग्राफ थोड़ा खुला खुला बनेगा। तो यहां पे 2004 ले लेता हूं और 2 ब्लॉक छोड़कर 2005 की वैल्यू मैं यहां पे प्लॉट करूंगा और यहां पे फिर मैं 2006 की वैल्यू को प्लॉट करूंगा। अब प्लॉट करना शुरू करते हैं। ईयर 2003 के अंदर 8 डेज हैं जब स्नो हुई है। तो 2003 पे जाके बिल्कुल वाई एक्सिस तक मैं बिल्कुल इसी लाइन को एज इट सीधे सीधे चलूंगा 8 तक यहां पर। तो ये मैंने 2003 की वैल्यू प्लॉट कर दी। 2004, तो 2004 पे जाके और बिल्कुल ये जो डेज वाली एक्सिस है इसके पैरेलल चलेंगे बिल्कुल, और यहां मुझे 10 डेज शो करने हैं। तो 10 तक मैं जाऊंगा और ये मैं प्लॉट कर दूंगा ये वैल्यू। 2005 पे जाके और 5 डेज तक मुझे चढ़ना है ऊपर, तो बिल्कुल स्ट्रेट ये मैं ऐसे जाऊंगा, ये हो गया है 5 डेज। 2006 के अंदर 12 है, तो 2006 के बिल्कुल ऊपर तक चलेंगे, 12 तक, जहां 12 आएगा बिल्कुल उसके सामने वैल्यू प्लॉट कर देंगे। ये हो गया, ये तो होगी प्लॉटिंग।
अब इससे लीनियर ग्राफ बनाना है, यानी लाइन जोड़नी है। तो लाइन जोड़ते वक्त आप ध्यान रखें, ईयर्स का ध्यान रखें, ऐसा ना हो जाए कि आप 2003 को 2005 से जोड़ दें। तो 2003 और 2004 को पहले लेना है। ये 2003 की वैल्यू है, ये 2004 की वैल्यू है। जब भी आप ग्राफ मतलब यहां लाइन खींचेंगे ना, तो यहां पे आप ध्यान रखें कि आपकी जो साथ वाली वैल्यूज है वो ही होनी चाहिए। तो 2003 और 2004 ये मैंने ज्वाइन कर दिया। अभी 4 और 5 की वैल्यू को ज्वाइन करना है। तो 4 और 5 की वैल्यू को ज्वाइन करते हैं, ये ज्वाइन हो गया। अब 5 और 6 की वैल्यू को ज्वाइन करना है, तो 5 से अब 6 तक जाएंगे। बस ये लाइन ड्रॉ करते ही आपका लीनियर ग्राफ तैयार। क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 15.1 से क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। यूज द टेबल्स बिलो टू ड्रॉ लीनियर ग्राफ्स। नीचे जो टेबल दिए हुए हैं ना आपको, इनको यूज करके लीनियर ग्राफ बनाना है। ए पार्ट हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं, इसमें करेंगे हम बी पार्ट। तो पॉपुलेशन इन थाउजेंड्स ऑफ मैन एंड वुमेन इन अ विलेज इन डिफरेंट ईयर्स। ये टेबल आपको दिखाता है कि किसी गांव के अंदर अलग अलग साल में नंबर ऑफ मैन और नंबर ऑफ वुमेन कितने हैं, और ये जो नंबर्स दे रखे हैं ना आपको, ये थाउजेंड्स के अंदर है। चलिए इसका लीनियर ग्राफ बनाते हैं। एग्जैक्टली यही वैल्यू जो टेबल दिया हुआ है बुक के अंदर, वो मैंने यहां पे बना लिया है। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले शुरुआत करेंगे एक्सिस से। आप एक्स एक्सिस तैयार करेंगे और फिर वाई एक्सिस तैयार करेंगे। एक्स एक्सिस के ऊपर लेंगे आप ईयर्स को, क्योंकि ईयर्स आपकी फिक्स्ड है। ईयर्स तो दिखानी नहीं होती है ना, फ्लक्चुएशन नहीं होती है। और वाई एक्सिस पे लेंगे आप नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन को। इसके बाद स्केल देखते हैं यहाँ पे। तो नंबर्स 12, 12.5, 1000, ये सब 1000 में है। तो 13 या 14 से कुछ ज्यादा जा नहीं रहा है, तो सिंपली मैं क्या करूंगा, एक ब्लॉक को 1000 के बराबर ले लूंगा यहाँ पे। तो ये ग्राफ तैयार कर लिया मैंने। इसके बाद जो सबसे ज्यादा इसमें ध्यान रखने की चीज है, क्योंकि इसके अंदर जो चीजें हैं जो शो करनी है वो दो है, नंबर ऑफ मैन और नंबर ऑफ वुमेन। तो जो चीजों को अलग अलग तरीके से शो किया जाएगा। अब यहां पर मैं क्या करूंगा कि जो मैन की वैल्यू है ना, उसे मैं रेड पेन से शो करूंगा, और वुमेन के लिए मैं ग्राफ बनाऊंगा ब्लू पेन से। तो पहले मैन की वैल्यूज को प्लॉट करना शुरू कर देते हैं। ये रेड पेन से मैं यूज करूंगा। तो नंबर ऑफ मैन में देखता हूं 2003 के अंदर ये 12 है, यानी 12,000। तो 2003 पे जाके और मैं यहां 12 तक जाऊंगा और यहां पे ये वैल्यू मैं प्लॉट कर दूंगा। अभी एक चीज और ध्यान देना आप कि यहां पे मैंने बीच में 2 का गैप ले लिया है, सबके बीच में 2 का गैप ले लिया है। अगर आप 2 का गैप लेंगे तो आपको सबके बीच में 2 का ही लेना है। अगर आप 1 का लेंगे ना, तो फिर इनके बीच में आप 1 का गैप लेना, यानी कि इनमें जो गैप होगा वो इक्वल होना चाहिए। 2004 के अंदर वैल्यू देखता हूं मैं 12.5। तो 2004 पे जाके और 12.5 पे बिल्कुल यह जो वाई एक्सिस है, यहां पे मैं ये वैल्यू प्लॉट करूंगा। फिर मैं देखता हूं 2005 में ये 13 है। तो 2005 ये हुआ, और यहां से जब सीधा चलेंगे और 13 के सामने यहां पे ये वैल्यू होगी। फिर 2006 में यहां से चलेंगे और वैल्यू आ रही है इसमें 13.2। तो 13 पे पहुंचे पहले, तो ये 13 हुआ। अब 13 के बाद 0.2, जब मैंने एक ब्लॉक को 1 के बराबर ले रखा है, तो जिसमें जो छोटा जो यूनिट है वो एक 0.1 के बराबर हो गया। तो 0.2 के लिए 13 से ऊपर मुझे ये जो 2 छोटे छोटे ब्लॉक है ना, इतना बड़ा डिस्टेंस पे लगाना होगा डॉट। 2007 पे आते हैं 13.5। तो 2007 और यहां से गए हम 13 पे, और 13 के बाद ये 5 यूनिट्स, छोटी जो 5 यूनिट्स है वो लेनी है। तो यहां 13 हो गया और यहां पे ये 5 हो गया। अब मैन की मैंने यूनिट्स जितनी भी है सारी ये वैल्यूज है ये प्लॉट कर दिए। अब मैं ग्राफ बना देता हूं। ग्राफ जोड़ते वक्त आप ध्यान रखें कि साथ वाली को जोड़ना है, यानी 2003, 4 को लेना है। अब 4 और 5 को जोड़ना है। अब 5 और 6 की वैल्यू को जोड़ना है। फिर 6 और 7 की वैल्यू को जोड़ना है। तो ये बन गया मेरा मैन का, क्योंकि मैंने ऊपर शो कर दिया है कि मैन को मैं रेड कलर से ले रहा हूं, तो ये मैन का हो गया। अभी वुमेन की वैल्यूज को प्लॉट करना है, और वो मुझे करना है ब्लू पेन से।
तो 2003 में मैं देखता हूं 11.3 वैल्यू है, तो 2003 ये रहा, और 11 पे चलेंगे यहां पे, ये 11 हुआ, और 11 के बाद 11.3 है, तो 11 पे जाके और छोटे छोटे जो छोटे डिविजन है ना, ये 3 तक का लेना है आपको। ये 11 हुआ और 1 2 3, ये 3 डिवीजन जो है ये 0.3 को दिखाएंगे। फिर 2004 के अंदर, 2004 में है 11.9, तो 4, और यहां से बिल्कुल इसी लाइन पे चलेंगे, सीधा 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 पहुंचेंगे पहले 11 पे, और 11 के बाद ये 9 यूनिट्स तक चलना है आपको, छोटी जो यूनिट्स हैं। तो मैं 12 से एक नीचे आ जाऊंगा, 12 से एक नीचे का मतलब 11.9, तो 12 पे जाके एक बॉक्स को ऊपर से छोड़ के ये जो वैल्यू आएगी ये 11.9 होगी। 2005 में है 13, तो 2005 13 तक मुझे जाना है, सीधा मैं चलूंगा ऐसे, और जहां 13 होगा वहां पे ये वैल्यू प्लॉट कर दूंगा, तो ये मेरी यहां पे आ रही है। 2006 के अंदर 13.6 है, 2006 ये हुआ, और 13.6 तक जाना है मुझे, तो पहले मैं 13 तक जाऊंगा, 13 पे जाके फिर ये जो बीच में थोड़ी सी हल्की लाइन होती है ना, ये 5 को दिखाती है, 0.5 को, यहां से एक ऊपर और ले जाऊंगा मैं, ये 13.6 हो गया। 2007 में 12.8 है, 2007 और 12.8, तो पहले तो 12 तक पहुंचूंगा, 12 के बाद मैं 13 पे पहुंच जाऊंगा सीधा, 13 से नीचे जो दो होंगे ना वो आपका 12.8 होगा। इस तरह से ये वैल्यू 12.8 होगी। प्लॉटिंग मैंने कर दी है, अब सिंपली इनको मुझे जोड़ना है, तो 3 से 4 जोड़ेंगे, पहले 3 से 4 जोड़ेंगे, फिर 4 से 5 की वैल्यू को जोड़ेंगे, ये 4 है और 5 की वैल्यू बिल्कुल मेरे इसी के ऊपर आ रही थी, तो यहां मैंने इसे जोड़ दिया। अब 5 से 6 की वैल्यू को जोड़ेंगे, ये यहां पे आ रही है, अब 6 की वैल्यू को 2007 की वैल्यू से जोड़ देंगे, ये मैंने ऐसे जोड़ दिया, बस ये जोड़ते ही आपका ग्राफ तैयार, क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 15.1 से क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। अ करियर पर्सन, एक करियर वाला आदमी है, साइकिल्स फ्रॉम अ टाउन, वो शहर से चलता है साइकिल लेके, टू अ नेबरिंग सबअर्बन एरिया, अपने पड़ोस के सबअर्बन एरिया में जाता है। सब अर्बन एरिया होता है जहां पे थोड़ा शहर कम होता है। टू डिलीवर अ पार्सल टू अ मर्चेंट, उसे एक मर्चेंट को, एक व्यापारी को एक पार्सल देने के लिए जाना है, तो वो साइकिल से चल देता है। हिज डिस्टेंस फ्रॉम द टाउन एट डिफरेंट टाइम्स इज शोन बाय द फॉलोइंग ग्राफ, अलग अलग टाइम पे उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है ये इस ग्राफ के अंदर दिखा रखा है। तो चलिए रीड करते हैं पहले ग्राफ को। यहां पे नीचे टाइम एक्सिस दे रखा है, यहां पे ये डिस्टेंस एक्सिस दे रखा है। टाइम के ऊपर मैं देख रहा हूं कि 8 AM, 9 AM, 10 AM, 11 AM और ये 12 नून, यानी सुबह के 8 बजे से वो चलना शुरू होता है। अब टाइम के ऊपर मैं जरा इसका जो स्केल है उस पर ध्यान देता हूं, तो मैं देख रहा हूं कि यहां पे ये 4 बॉक्सेस हैं, 4 बॉक्सेस के बाद 1 घंटा हो रहा है, यानी 4 बॉक्सेस को, 4 यूनिट्स को यहां पे 1 घंटे के बराबर लिया हुआ है। तो एक जो बॉक्स हो गया ये 15 मिनट का हो गया। यहां देखते हैं डिस्टेंस, ये किलोमीटर के अंदर दे रखा है, और यहां एक यूनिट के ऊपर 2 किलोमीटर लिखा हुआ है, 2, 4, 6, 8, इस तरह से ये इसका स्केल है। अब जरा इसके आंसर्स को देखते हैं, जो क्वेश्चंस इसमें दे रखे हैं उनके जवाब देते हैं। ए पार्ट है, व्हाट इज द स्केल टेकन फॉर द टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस के लिए यहां पे क्या स्केल ले रखा है। तो मैंने अभी अभी बताया आपको कि यहां 4 यूनिट्स जो है ना वो 1 घंटे के बराबर है, तो हम लिख देंगे 4 यूनिट्स इज इक्वल टू 1 आवर। ये भी लिख सकते हैं कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 15 मिनट्स, दोनों जवाब सही होंगे। बी पार्ट देखते हैं, हाउ मच टाइम डिड द पर्सन टेक फॉर द ट्रेवल, उस आदमी को अपनी यात्रा पूरी करने के लिए टोटल जो टाइम लगा है वो कितना है। तो देखिए ग्राफ में आपको दिख रहा होगा 8 AM, यानी 8 AM से उसने चलना शुरू किया है और खत्म हो रहा है वो इस डॉट के ऊपर। तो 8 AM से यहां तक पहुंचने में उसे कितना वक्त लगा है, तो ये मुझे टाइम एक्सिस से पता चलेगा। तो मैं नीचे यहां पे टाइम एक्सिस पर आता हूं, तो यहां पे है ये।
अब यहाँ 11 और 12 के बीच में आ रही है ये डॉट, 11 के बाद ये 2 यूनिट आगे जा रहा है, और मैंने अभी बताया आपको कि यहां पर जो 1 यूनिट है ना वो 15 मिनट्स के बराबर है। तो जो टाइम हो गया है यहाँ 11:15 और यहां पर 11:30 हो गया, तो ये टाइम जो है ये 11:30 है, यानी 11:30 पे उसकी जो ट्रेवल है वो खत्म होती है। शुरू कितने पे हुई है? सुबह के 8 बजे। अब 8 बजे से लेके और 11:30 तक, तो 8 से 9 1 घंटा हो गया, 9 से 10 2 घंटे हो गए, 10 से 11 3 घंटे हो गए, और ये हो गया 30 मिनट्स, यानी कि आधा घंटा। तो 3.5 आवर्स लगे हैं उसको पूरी अपनी ट्रेवलिंग को खत्म करने के लिए। तो बी का आंसर हो गया है 3.5 आवर्स। सी पार्ट देखिए, हाउ फार इज द प्लेस ऑफ द मर्चेंट फ्रॉम द टाउन। उस मर्चेंट का, उस व्यापारी का जो घर है वो शहर से कितनी दूर है, ये हमें पता चलेगा डिस्टेंस पे। देखिए कितनी दूर है, यहां से चला है, सुबह 8 बजे वो चला है, और चलते 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 उसने जो डिस्टेंस पूरा कवर कर दिया है ना वो है 22 किलोमीटर। यहां पे वो खत्म हो गया है, यानी यहां पे मर्चेंट का घर आ गया होगा, उसने पार्सल दे दिया होगा। तो ये कितना किलोमीटर आ रहा है, ये किलोमीटर एक्सिस पे पता चलेगा, ये 22 किलोमीटर आ रहा है। तो 22 किलोमीटर्स ही उस मर्चेंट का जो घर है वो दूर है शहर से। डी पार्ट देखिए, डिड द पर्सन स्टॉप ऑन हिज वे, एक्सप्लेन। क्या वो जो आदमी है करियर वाला वो कहीं रास्ते में रुका है? अगर रुका है तो फिर आप एक्सप्लेन कीजिए। जरा ध्यान से देखिए, सुबह 8 बजे उसने चलना शुरू किया, 9 बजे तक वो चलता रहा। ये जो ग्राफ देख रहे हैं ना आप, ये बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है, यानी कि डिस्टेंस जो है उसका रेगुलर बढ़ता जा रहा है, कहीं भी रुक नहीं रहा है वो। फिर 9 से लेके 10 तक आप देखेंगे तो यहां भी वो चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, टाइम भी बढ़ रहा है और उसका जो डिस्टेंस है वो भी रेगुलर चलता जा रहा है। यहां पे आप देख रहे हैं कि यहां आने के बाद सुबह के 10 बजे आने के बाद यहां टाइम तो बढ़ रहा है, क्योंकि ये जो इधर जा रहा है ना हॉरिजॉन्टल, ये है आपका टाइम एक्सिस। यहां टाइम तो बढ़ रहा है, लेकिन डिस्टेंस की तरफ जो कि ऊपर वाला एक्सिस है यहां पे कुछ इसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, सिर्फ टाइम बढ़ रहा है, डिस्टेंस अभी भी उतना है। 10 बजे देखेंगे तो ये डॉट यहां पे है, ये दिखा रही है 16 किलोमीटर। इसके बाद यहां पे देखेंगे तो ये सेम ही है, इसके बाद यहां देखेंगे तो ये भी सेम है। तो यहां से यहां तक इसने कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया है। तो ये पता चलता है कि जब डिस्टेंस कवर नहीं किया है तो वो रुका होगा कहीं रास्ते में, रुक के उसने रेस्ट वगैरह लिया होगा। तो एक्सप्लेन भी करना है आपको। तो एक्सप्लेन करने के लिए इसमें लिखेंगे यस, हाँ वो स्टॉप हुआ है। रीजन में लिखेंगे दिस इज इंडिकेटेड बाय द हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ द ग्राफ। ये आपके हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ ग्राफ है ना, वहां से पता चलता है। क्यों? क्योंकि 10 AM से 10:30 AM तक कोई भी डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा, यानी कि वो स्टॉप हुआ है। ई पार्ट देखिए, ड्यूरिंग विच पीरियड डिड ही राइड फास्ट। वो कौन सा पीरियड था, कौन सा समय था जब उसकी राइड यानी जो यात्रा थी वो सबसे तेज थी। अब जरा इनके डिस्टेंस पे देखते हैं, जो डिस्टेंस कवर किया है ना उसने वो देखते हैं। 8 AM से 9 AM यानी 1 घंटा, 1 घंटे में उसने यहां कवर कर लिए हैं 10 किलोमीटर। तो 1 घंटे में यहां 10 किलोमीटर कवर किए। 9 बजे से लेके 10 बजे तक 10 से लेके 16 किलोमीटर तक कवर किए, यानी इस 1 घंटे में उसने 6 किलोमीटर कवर किए हैं। उसके बाद 10 से 10:30 तक वो स्टॉप हुआ है, यहां 10:30 हो गया। 10:30 से लेके यहां तक ये टाइम अगर मैं देखता हूं यहां पे तो ये 11:30 आ रहा है, 11:30 आ गया। तो 10:30 से 11:30 ये 1 घंटा हो गया। इस 1 घंटे में उसने 16 से 22 किलोमीटर कवर किए, तो यहां भी उसने 6 किलोमीटर कवर किए। तो यहां 1 घंटे में 6 किलोमीटर कवर किए, यहां 1 घंटे में 6 किलोमीटर कवर किए, और यहां 1 घंटे के अंदर उसने 10 किलोमीटर कवर कर दिए। तो यहां पे उसकी जो स्पीड है वो सबसे ज्यादा होगी। तो ये जो 8 AM से लेके 9 AM तक का ये जो 1 घंटा है ना, इसके दौरान उसकी स्पीड सबसे ज्यादा थी। तो यही इसका आंसर है, बिटवीन 8 AM एंड 9 AM। क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 15.1 से क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। कैन देयर बी अ टाइम टेम्परेचर ग्राफ एज फॉलोज।
ये जो नीचे आपको ग्राफ दे रखे हैं चार, क्या इनमें से कोई टाइम टेम्परेचर का ग्राफ हो सकता है? जस्टिफाई योर आंसर, अपने आंसर को जस्टिफाई भी कीजिए। चलिए पहला ग्राफ देखते हैं। ये नीचे यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल है ये टाइम एक्सिस है, और यहाँ पे ये वाला एक्सिस है ये टेम्परेचर एक्सिस है। तो टाइम बढ़ रहा है और टेम्परेचर भी आप देख रहे हैं कि बढ़ रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 9 बज रहे हैं, यहाँ 10, यहाँ 11, 12, यहाँ 1, और यहाँ पे टेम्परेचर 10, 12, 15 समथिंग इस तरह से बढ़ रहा है। तो टाइम के साथ में टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है। तो ऐसा तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता है ना टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। सुबह को ध्यान में रखें, सुबह 8 बजे टेम्परेचर कम होता है, 9 बजे धूप होती है थोड़ी और ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है, 10 बजे और सूरज निकलता है ब्राइट होता है और हो जाता है, 11 बजे और ज्यादा, 12 बजे और ज्यादा, 1 बजे दोपहर को और ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है। तो टाइम के बढ़ने से टेम्परेचर भी बढ़ता है। तो ये वाला जो ग्राफ है ये आपका राइट है, ये हो सकता है। तो फर्स्ट का आंसर हम लिखेंगे यस इट इज पॉसिबल एज टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग विथ टाइम। पहला जो ग्राफ है ये टाइम टेम्परेचर का ग्राफ है, क्योंकि टाइम के साथ में टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। सेकंड पे ध्यान देते हैं। सेकंड में नीचे ये टाइम एक्सिस है और ये ऊपर इस तरह से ये टेम्परेचर एक्सिस है। अब यहां अगर मैं मान लूं कि यहां पे टाइम है और ये टेम्परेचर है, तो ये नीचे की तरफ जा रहा है। तीर दिख रहा है ना आपको कि यहां से वैल्यू घटती जा रही है, टेम्परेचर की वैल्यू घटती जा रही है। अब ऐसा कब होता है? ऐसा होता है आपका दोपहर के बाद। मान लीजिए यहां पे दोपहर के 3 बजे हुए हैं, 3 बजे बहुत ज्यादा धूप है तो टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा है। उसके बाद 4 बज गए, थोड़ा टेम्परेचर कम हो गया, 5 बज गए, टेम्परेचर यानी गर्मी और कम हो गई। जैसे जैसे शाम से रात होने लगती है गर्मी कम होने लगती है, यानी टेम्परेचर कम होने लगता है। तो ये जो ग्राफ है ये भी आपका टाइम टेम्परेचर का ग्राफ हो सकता है, क्योंकि टाइम के साथ टेम्परेचर घटता भी है। तो इसमें आप लिखेंगे यस इट इज पॉसिबल एज टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग विथ टाइम, क्योंकि टाइम के साथ टेम्परेचर घट रहा है। तो ये ग्राफ हो सकता है टाइम टेम्परेचर का। थर्ड पे ध्यान दे आप। थर्ड में यहां पे टाइम एक्सिस है, ये टेम्परेचर एक्सिस है। अब टाइम पे यहां मैं एक डॉट लगा लेता हूं। मान लीजिए ये कोई टाइम है, मैं मान लेता हूं कि ये सुबह के 9 बज रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, और ये टेम्परेचर है। टेम्परेचर की वैल्यू यहां पे 20 है, यहां पे 25 है, यहां कुछ है इस तरह से है। अब यहां मैं देख रहा हूं कि सुबह का 9 बज रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, टाइम वही है ना, टाइम आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है, लेकिन टेम्परेचर हर बार 9 बजे जो है टेम्परेचर की वैल्यू यहां पे अलग अलग दिखा रहा है। ये ऐसे यहां पे 9 बज रहे हैं, यहां भी टेम्परेचर ये अलग है, यहां अलग है, यहां अलग है, यहां अलग है, यहां अलग है। तो क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि एक ही टाइम पे अलग अलग टेम्परेचर हो, कि 9 बजे 25 डिग्री भी हो, 35 डिग्री भी हो, 40 डिग्री भी हो? ऐसा हो सकता है? ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो सकता। एक ही वक्त पे अलग अलग टेम्परेचर नहीं हो सकते। तो इसका आंसर हो जाएगा इट इज नॉट पॉसिबल एज इट शोज डिफरेंट टेम्परेचर एट द सेम टाइम, क्योंकि ये आपका जो ग्राफ है ये एक ही टाइम पे अलग अलग टेम्परेचर दिखा रहा है और ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। फोर्थ देखिए, यहां पे क्या है कि टेम्परेचर सेम है और टाइम का जो एक्सिस है ना, इस एक्सिस पे ये वैल्यू पड़ रही है। इसका मतलब ये हो गया, मान लीजिए यहाँ पे टाइम है, ये सुबह के 8 बज रहे हैं, ये 9 बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं, 11, 12, ये 1 हो गया। और टेम्परेचर फॉर एग्जांपल यहाँ पे 25 डिग्री है। अब सुबह के 9 बजे भी 25, 10 बजे भी 25, 11 बजे भी 25, 12 बजे भी 25, दोपहर के 1 बजे भी 25। ऐसा कभी होता है? आपने देखा है दिन में कि दिन में हर वक्त एक जैसी ही गर्मी हो? ऐसा कभी होता ही नहीं है कि अलग अलग टाइम पे बिल्कुल सेम जैसा मौसम हो या सेम जैसा टेम्परेचर हो। ऐसा कभी नहीं होता। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल एज इट शोज सेम टेम्परेचर एट डिफरेंट टाइम्स, क्योंकि अलग अलग टाइम पे ये एक ही टेम्परेचर दिखा रहा है और ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो क्वेश्चन खत्म। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 15.2 से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन अ ग्राफ शीट। ये जो पॉइंट्स आपको दे रखे हैं इन्हें ग्राफ शीट पे प्लॉट करना है। वेरीफाई इफ दे लाइन ऑन अ लाइन।
और फिर ये वेरीफाई भी कीजिए कि ये पॉइंट्स जो हैं ये किसी लाइन के ऊपर लाइन करते हैं या नहीं करते। चलिए ए पार्ट देखते हैं। यहाँ पे ए बी सी और ये डी, ये 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, तो इसका हमें अलग से ग्राफ तैयार करना होगा। बी पार्ट के लिए अलग से करना होगा और सी के लिए भी अलग से करना होगा। तो ए पार्ट के अंदर ये जो 4 पॉइंट्स दे रखे हैं इनकी वैल्यू को प्लॉट करते हैं ग्राफ के ऊपर। तो ग्राफ तैयार करने से पहले आपको सबसे पहले एक्स एक्सिस बनानी होगी और ये वाई एक्सिस बनानी होगी। ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है ना, इसे हम एक्स एक्सिस बोलते हैं और वर्टिकल एक्सिस को बोलते हैं वाई एक्सिस। यहाँ पे एक प्रॉपर स्केल लेना होगा जिसके हिसाब से आपको इनके ऊपर नंबर्स लिखने होंगे। तो यहाँ जो नंबर है 4 0 2 1 ये यूनिट्स में चल रहे हैं, तो एक बॉक्स को मैं 1 के बराबर ले लूंगा। तो यहाँ मैंने 0 लिखा तो इधर लिख लिया 1 2 3 4। ऐसे 0 से ऊपर की तरफ वाई एक्सिस पे 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं। पहला पॉइंट जो ए है इसकी वैल्यू है 4 और ये 0। तो जो पहला नंबर होता है ना ब्रैकेट के अंदर, ये होता है आपका x और इसे x एक्सिस पे देखा जाता है। और ब्रैकेट में जो दूसरा नंबर होता है, जो दूसरी वैल्यू होती है, ये y की वैल्यू होती है। तो जैसे ये 4 0 है तो x पे आपको 4 देखना है और y पे आपको 0 देखना है। तो मैं x एक्सिस पे देखता हूं कि 4 कहां पे है, ये रहा, और y एक्सिस पे देखता हूं कि ये वैल्यू 0 है। तो मैं x एक्सिस पे 4 पे खड़ा हो जाता हूं और यहां 0 पे आके y एक्सिस की तरफ बढ़ता हूं। तो जब y एक्सिस पे मुझे वैल्यू 0 है तो ये तो ऊपर जा ही नहीं रही है, यानी यहीं पे है, तो मुझे x की तरफ ही आना है ऐसे। तो ये जो वैल्यू आएगी ना ये यही बन जाएगी, यानी यहां पे जो y एक्सिस आपका 0 है ना और x पे आपका 4 है, तो बिल्कुल यहां ये x एक्सिस के ऊपर ही वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि y में तो कुछ बढ़ ही नहीं रहा ऊपर। तो यही पॉइंट हो गया, इस पॉइंट का नाम हो गया a। बी पॉइंट देखते हैं, 4 और 2। तो x पे 4 है और y पे 2 है, तो x के सीध में मैं 4 पे खड़ा होता हूं और y के लिए मैं 2 पे जाता हूं। तो अब मैं ऐसे चलना शुरू करूंगा, x और ये y। यहां 2 है तो मैं इस तरफ ऐसे चलूंगा, यहां 4 के सामने ऐसे चलूंगा, जहां पे ये इंटरसेक्ट होंगे यही मेरा पॉइंट होगा 4 2 और इसका नाम है बी। सी पॉइंट है 4 6। तो 4 पे पहले मैं x पे खड़ा होता हूं और फिर y एक्सिस के लिए मैं यहां 6 पे आता हूं। अब यहां मैं 6 से ऐसे चलना शुरू करता हूं और यहां 4 से ऐसे चलना शुरू करता हूं। तो यहां पे ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो ये जो पॉइंट है ये 4 6 होगा और इसका नाम है सी। डी पॉइंट देखें, 4 और 2.5। तो x पे मैं 4 पे खड़ा होता हूं और y पे मुझे खड़ा होना है 2.5 पे। तो ये 2 हुआ और ये 3 हुआ, तो इसके बीच में 2.5 होगा। अब यहां खड़े होकर मुझे y से ऐसे चलना है और x से ऐसे चलना है, तो जहां ये इंटरसेक्ट होंगे बस वही मेरा पॉइंट 4 2.5 होगा और इसका नाम है डी। तो प्लॉट तो मैंने कर दिया इनको। वेरीफाई इफ दे लाई ऑन अ लाइन, वेरीफाई भी करना है कि क्या ये किसी लाइन के ऊपर ही लाई करते हैं। तो आप खुद ही देख लीजिए, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं। मैं ऐसे लाइन ज्वाइन भी करके दिखा देता हूं। ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं एक ही लाइन के अंदर लाई करते हैं। तो इसका ए वाले का आंसर मैं लिख सकता हूं, यस, पॉइंट्स ए बी सी डी लाई ऑन आ लाइन। चलिए बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में आपको एक्स एक्सिस ये रहा, वाई एक्सिस ये रहा। ये आप समझ ही गए सारा का सारा कि कहां पे एक्स होता है कहां वाई होता है, सिंपली आपको प्लॉट करना है। तो पी है जो पॉइंट, ये 1 और 1 है, तो एक्स पे मैं 1 देखूंगा और वाई पे 1, दोनों जगह पे जाके मैं ऐसे खड़ा हो जाता हूं। यहां से मैं ऐसे चलूंगा, यहां से मैं ऐसे चलूंगा, जहां इंटरसेक्ट हो जाएगा वो पॉइंट होगा 1 1, इसका नाम है पी। अभी क्यू पॉइंट है 2 और 2, तो x पे 2 पे खड़ा होते हैं, y पे 2 पे खड़ा होते हैं, दोनों तरफ ऐसे चलते हैं, यहां से y से चले, यहां से x से चले, जहां इंटरसेक्ट होंगे ये पॉइंट होगा 2 2, इसका नाम है q। r पॉइंट है 3 और 3, तो x पे 3 पे खड़े होते हैं और y पे भी 3 पे खड़े होते हैं, दोनों तरफ चलना शुरू कर देते हैं, y से इस तरफ और x से इस तरफ, जहां इंटरसेक्ट होंगे ये पॉइंट होगा 3 3, इसका नाम है r। S पॉइंट है 4 4, तो x पे 4 पे खड़े होते हैं x एक्सिस पे और y एक्सिस पे भी 4 पे खड़े होते हैं, और यहां ग्राफ के अंदर की तरफ ऐसे चलना शुरू करते हैं और यहां से ऐसे चलना शुरू करते हैं, तो मिल गए यहां पे,
ये इंटरसेक्ट हो गया, ये पॉइंट होगा 4 4 और इसका नाम है S। ये प्लॉटिंग हो गई। अभी आपको ये बताना है कि क्या ये किसी लाइन के ऊपर लाई करते हैं। तो मैं देखता हूं अगर स्केल लगा के, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के ऊपर आ रहे हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम लाइन पर, एक ही लाइन के ऊपर चारों पॉइंट आ रहे हैं। तो इसका आंसर भी मैं लिख दूंगा यस, पॉइंट्स PQRS lie on a line। चलिए इसका सी पार्ट भी है, उसे भी करते हैं। सी पार्ट के अंदर KLMN ये 4 पॉइंट्स हैं और इनके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। ये जो वैल्यूज होती है ना ब्रैकेट के अंदर, इन्हें हम कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। चलिए प्लॉट करना शुरू करते हैं। K के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 और 3। तो x के लिए 2 है, y के लिए 3 है। तो x पे मैं 2 पे जाके खड़ा होता हूं और y एक्सिस पे मैं 3 पे खड़ा हो जाता हूं, ऐसे। और अब इधर चलना शुरू करते हैं दोनों, ऐसे 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 आए, जहां इंटरसेक्ट होंगे यही आपका पॉइंट बोला जाएगा 2 3 और इसका नाम है K। ये का नाम है K रख देता हूं। L पॉइंट के लिए x एक्सिस पे मुझे 5 पे खड़ा होना है और y एक्सिस पे मुझे 3 पे खड़ा होना है यहां पे। अब ऐसे अंदर की तरफ चलना शुरू करते हैं, चलते 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 ऐसे आए, यहां पे टकरा गए, ये पॉइंट हो गया L। M पॉइंट है 5 5। तो x एक्सिस के ऊपर भी 5 और y एक्सिस के ऊपर भी 5। अब दोनों जगह से चलना शुरू करते हैं, देखते हैं कहां पे इंटरसेक्ट होंगे। ऐसे 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 चले और ये यहां पे टकरा गए। तो ये जो पॉइंट होगा ये 5 5 है और इसका नाम है M। N पॉइंट है 2 5। तो x पे मैं 2 पे जाऊंगा और y एक्सिस पे मैं 5 पे जाऊंगा और ऐसे अंदर चलना शुरू करते हैं। ऐसे आए, बिल्कुल जो एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट बनता है यहां पे, ये बन रहा है, ये वाला पॉइंट। ये पॉइंट की वैल्यू है 2 और ये 5 और इसका नाम है N। अब ये प्लॉटिंग तो हो गई है। प्लॉटिंग होने के बाद ये बताना कि ये चारों के चारों पॉइंट क्या किसी लाइन पे लाई करते हैं। तो ये तो दिख रहा है आपको, लाइन तो बनी नहीं रही है। आपको यहां पे रेक्टेंगल सा दिख रहा होगा, ये रेक्टेंगल बन गया है, ये लाइन थोड़ी बनी है सीधी। तो इसका आंसर आपका नो होगा। मैं फिगर भी बना देता हूं, उससे एकदम हाईलाइट हो जाता है कि ये क्या फिगर बन रही है। तो हमारा आंसर इसके अंदर नो है। नो पॉइंट्स K L M and N does not lie on a line। क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 15.2 से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ड्रॉ द लाइन पासिंग थ्रू 2 3 एंड 3 2। एक लाइन बनाइए जो इन दो पॉइंट से पास होती है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, और फिर उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स भी बताइए एट विच दिस लाइन मीट्स द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। जिस पॉइंट के ऊपर ये जो लाइन बनेगी वो मिलेगी एक्स एक्सिस के ऊपर और वाई एक्सिस के ऊपर। तो ग्राफ के ऊपर आपको ये दो प्लॉट वैल्यूज जो हैं ये पॉइंट्स की, ये प्लॉट करनी है। फिर वहां से एक लाइन बन जाएगी। वो लाइन आपके एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को कहीं पे काटेगी। जहां पे वो काटेगी ना, उनके कोऑर्डिनेट्स आपको बताने हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो दो पॉइंट्स हैं इन्हें हमें ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो पहले एक्स एक्सिस बना लेंगे ऐसे हॉरिजॉन्टली और वाई एक्सिस बना लेंगे ऐसे वर्टिकली। फिर इक्वल डिस्टेंस पे यहां पे हमको ये नंबर्स लिखने हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। अभी पहला जो पॉइंट है वो है मेरा 2 3। तो 2 3 का मतलब है पहला x होता है, दूसरा y होता है। तो x पे मुझे 2 देखना है और y पे मुझे 3 देखना है। तो इस तरह से लेंगे, मैं x पे 2 पे खड़ा होता हूं और y पे मैं 3 पे खड़ा होता हूं और ऐसे अंदर की तरफ चलेंगे ग्राफ के अंदर। और जहां पे ये पॉइंट मिल जाएगा, ये दोनों के दोनों, यही मेरा पॉइंट होगा 2 3। तो इस पॉइंट का नाम हो गया 2 3। दूसरा पॉइंट है 3 2। तो अभी 3 जो है मुझे x पे लेना है और y पे मुझे 2 है। तो x पे मैं चाहता हूं 3 पे और y पे मुझे जाना है 2 पे। तो अभी ऐसे चलते हैं, यहां से ऐसे गए, यहां से ऐसे सीधा गए, तो यहां पे पॉइंट आ गया। तो ये जो पॉइंट है ये 3 2 है।
अभी इन पॉइंट को यूज करके एक सीधी लाइन बनानी है। तो पॉइंट्स के ऊपर स्केल को रखकर ध्यान से एक लाइन बना देते हैं। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब लाइन तो बन गई है। हमसे क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स। उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स बताइए एट विच द लाइन मीट्स, जिन पॉइंट पर ये लाइन मिलती है, द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के ऊपर देखिए ये यहां पे मिल रही है, तो ये जो पॉइंट है ना, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? यहां पे x की वैल्यू तो 5 है, लेकिन y तो यहां कुछ भी नहीं है क्योंकि ऊपर को कुछ जा ही नहीं रहा, तो ये 5 0 है, ये वाला पॉइंट। और यहां पे ये जो मिल रहा है ये वाला पॉइंट, यहां पे x की कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि x एक्सिस तो ये होता है इधर वाला, यहां पे सिर्फ y की वैल्यू है, तो x की जगह पे यहां 0 लिखा जाएगा और y की जगह पे यहां पे 5 लिखा जाएगा। तो ये वो दो कोऑर्डिनेट्स हैं जो x एक्सिस पर और y एक्सिस पर इस लाइन की वजह से बन रहे हैं। आप इसको लैंग्वेज में आंसर में भी जरूर लिखना, इस तरह से लिखना, द लाइन विल कट, the line will cut x axis at 5 0। ये लाइन x एक्सिस को 5 0 पे काटेगी एंड y एक्सिस एट 0 5, और y एक्सिस को ये लाइन 0 5 पे काटेगी। क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 15.2 से क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस। कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं आपको वर्टिसेस के ऑफ ईच ऑफ दिस एडजॉइनिंग फिगर्स। ये जो फिगर आपको दिख रही है ना, यहाँ पे ग्राफ बना रखा है और इसके अंदर ये 3 फिगर्स दिख रही हैं आपको। ये इनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, इनके वर्टिसेस के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपको लिखने हैं। तो पहली फिगर है OABC, तो OAB और ये C, इसमें O का कोऑर्डिनेट मुझे लिखना है। तो O का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, अब देखिए ये जो O है ये यहां पे बिल्कुल ओरिजिन पे लाई कर रहा है, तो यहां X भी जो है 0 है और Y भी 0 है। X यहां पे देखते हैं हम और Y यहां पे देखते हैं। और पहले नंबर में जब भी इसके कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं तो पहले हम X की वैल्यू लिखते हैं, तो यहां पे जो X है वो 0 है और Y भी, क्योंकि ये ना तो इधर को जा रहा है ना इधर को जा रहा है, बिल्कुल ओरिजिन पे है, तो यहां Y भी 0 ही है। दूसरा कोऑर्डिनेट A का निकालना है। अब A हम ये देखेंगे कि ये X पे कितना है। मैं देखता हूं कि यहां X पे ये 2 है और Y पे देखता हूं तो Y पे तो ये ऊपर को जा ही नहीं रहा, तो Y पे ये 0 है, X पे ये 2 है और Y पे ये बिल्कुल इसके सामने ही है, 0 के सामने, तो 2 0 हो गया इसका कोऑर्डिनेट। नेक्स्ट है B। B पहले मैं X पे देखूंगा, तो X पे मैं देख रहा हूं कि ये X एक्सिस है और यहां इसके सामने ये B है, तो ये 2 पर है। और Y देखता हूं तो जो B पॉइंट है ये Y पे आ रहा है 3 पे, तो 2 और 3 इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। नेक्स्ट है C। C में देखूंगा पहले X पे, ये मेरा X एक्सिस है, यहां पे ये 0 है, तो बिल्कुल इसके सामने यहां पे ये C है, तो X पे तो ये 0 है। और Y पे, Y एक्सिस पे देख लेता हूं, यहां पे ये 3 है, तो Y पे इसकी वैल्यू 3 है, तो C के कोऑर्डिनेट्स हो गए 0 3। अगली जो फिगर है इसके अंदर वो PQRS है, तो PQRS। अब इसके अंदर P के कोऑर्डिनेट्स पे ध्यान देते हैं। P पे देखें, यहां मेरा P पॉइंट है, जब मैं इससे नीचे आता हूं तो यहां X एक्सिस पे ये 4 है, तो X पे तो ये 4 है, और जब मैं Y की तरफ जाता हूं ऐसे, तो ये 3 पे जाके टकराता है, तो यहां Y 3 है। फिर Q से मैं यहां X एक्सिस पे आता हूं तो ये 6 के सामने है, तो X की वैल्यू यहां पे 6 है, और जब Y एक्सिस की तरफ ऐसे चलता हूं तो ये 1 है, तो इसका कोऑर्डिनेट 6 1 हुआ। R पे चलते हैं। R के कोऑर्डिनेट को हम पहले X पे देखते हैं, यहां ऐसे नीचे आए तो बिल्कुल ये 6 के सामने है, तो X तो हुआ 6, और यहां Y के सामने चलते हैं तो Y हुआ ये 5। ये R के कोऑर्डिनेट्स हो गए हैं। S के लिए पहले X कोऑर्डिनेट, इस पे X एक्सिस पे आएंगे, तो नीचे आए जब हम X एक्सिस पे तो ये 4 है, तो X यहां पे 4 हुआ,
और y पता करने के लिए y एक्सिस की तरफ ऐसे चलेंगे, यहां 7 है ये PQRS हो गई। इसके बाद फिगर है यहां पर, ये ट्रायंगल बना हुआ है KLM। तो KLM के अंदर K के कोऑर्डिनेट्स देखते हैं। यहां मैं K पे आता हूं और पहले X निकालूंगा तो X एक्सिस की तरफ बढ़ूंगा, तो यहां ये 10 है, तो X की जगह होगा 10। अब यहीं से मैं Y एक्सिस की तरफ चलूंगा तो ये 5 है, तो 10 5 इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। फिर L के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, तो L पे पहुंच के पहले मैं X एक्सिस की तरफ आता हूं, तो यहां 7 है ये, तो X इसमें 7 है। और अब यहां से मैं Y एक्सिस की तरफ चलता हूं तो Y की वैल्यू यहां 7 है, तो L के कोऑर्डिनेट्स हो गए 7 7। M पे जाके पहले मैं X की तरफ चलता हूं, मैं X की तरफ आया तो ये 10 आ रही है वैल्यू, तो यहां X पे तो 10 लिया जाएगा। और अब Y की तरफ चलूंगा तो मुझे Y एक्सिस की वैल्यू पता चलेगी, ये 8 है, ये 8 है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपने कोऑर्डिनेट्स के बारे में जाना कि कोऑर्डिनेट्स को पता कैसे करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात आप याद रखना, किसी भी पॉइंट का जब आप कोऑर्डिनेट निकालते हैं ना, तो यहां पे पहला जो होता है वो x की वैल्यू होती है, दूसरी जो है y की वैल्यू होती है। क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 15.2 से क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, करेक्ट दैट आर फॉल्स। ये जो 3 पॉइंट आपको दे रखे हैं ना, इन्हें आपको बताना है कि कौन ट्रू है और कौन फॉल्स है। जो फॉल्स है उसकी स्टेटमेंट को फिर ठीक भी करना है। पहला पॉइंट है, अ पॉइंट हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज 0 एंड वाई कोऑर्डिनेट इज नॉन जीरो विल लाई ऑन द वाई एक्सिस। ये कहता है कि कोई पॉइंट है, फॉर एग्जांपल P है, x कोऑर्डिनेट इज 0, x का जो कोऑर्डिनेट है वो इसमें 0 है, एंड y कोऑर्डिनेट इज नॉन जीरो, और y कोऑर्डिनेट कोई नॉन जीरो है, मैं मान लेता हूं कि फॉर एग्जांपल ये 3 है। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट लाई ऑन y एक्सिस, ये y एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, ऐसा ये बुक वाला कहता है। तो मैं देखता हूं, इसे एक एग्जांपल से समझना। ये मेरा ग्राफ हुआ, ये x एक्सिस हुई, ये हुई y एक्सिस। यहां पे 0 होता है, यहां पे 1 2 3 4 ऐसे नंबर होते हैं x के, 1 2 3 4 ये y के नंबर होते हैं। अब इस पॉइंट को अगर मैं प्लॉट करता हूं यहां पे, तो x में देखूंगा 0, x के सामने में 0 देखूंगा, और y की वैल्यू देखूंगा मैं y एक्सिस के ऊपर यहां 3, तो ये 0 और 3 यहां पे, यानी x पे 0 के सामने देखूंगा मैं, और y पे मैं यहां 3 देखूंगा, तो ये जो वैल्यू है ना ये यहां पे आएगी। ये जो मेरा पॉइंट है ना, ये 0 और 3 बोला जाएगा, क्योंकि x पे इसकी कोई वैल्यू नहीं है, यहां थोड़ी आगे चल रहा है, ये सिर्फ y की वैल्यू है 3। अब ये खुद ही देख लीजिए आप, ये पॉइंट कहां पे लाई कर रहा है, ये y एक्सिस के ऊपर ही लाई कर रहा है, तो ये पॉइंट आपका ट्रू है। सेकंड पॉइंट देखिए, अ पॉइंट हुज y कोऑर्डिनेट इज 0। कोई पॉइंट है फॉर एग्जांपल P, इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो 0 है, यानी आगे वाला नंबर पहला x का होता है, एंड x कोऑर्डिनेट इज 5, और इसका x कोऑर्डिनेट 5 है, विल लाई ऑन y एक्सिस, ये y एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। अब इसी पॉइंट को हम एग्जांपल में प्लॉट कर लेते हैं, आपको खुद पता चल जाएगा। यहां पे 0 हुआ, 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 इस तरह से, ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस। अब इस पॉइंट को, यहां पे x की वैल्यू है 5, तो x पे देखता हूं मैं 5, ये रहा, और यहां जो y है वो 0 है, यानी मेरा y ऊपर बढ़ ही नहीं रहा। 0 का मतलब है यहां पे है, बिल्कुल यहीं पे है, इसी के सीध में रहेगा। तो पॉइंट, ये जो P पॉइंट है 5 0, ये यही बन गया, क्योंकि यहां पे x की वैल्यू तो 5 है और y कुछ ऊपर जा ही नहीं रहा, तो y यहां पे 0 है। तो ये लाई कर रहा है आपका x एक्सिस पे, बुक वाला कहता है कि ये y एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो ये तो फॉल्स है। तो इसकी करेक्ट स्टेटमेंट यही होगी कि दिस पॉइंट विल लाई ऑन x एक्सिस, ये इसकी करेक्शन हो गई है। थर्ड पार्ट देखिए, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन आर 0 0,
ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो 0 0 होते हैं। अब ओरिजिन क्या होता है? ओरिजिन यही होता है जहां पे आपका एक्स एक्सिस इधर को निकलता है और वाई एक्सिस इधर को निकलता है, और यहीं से नंबर्स की गिनती शुरू होती है। शुरू में 0 होता है, 0 1 2 3 4 5 सो ऑन, 0 1 2 3 4 5 सो ऑन। तो यही ओरिजिन होता है। यहां पे x की वैल्यू भी 0 होती है इस पॉइंट पे, और y की वैल्यू भी यहां पे 0 होती है। तो ये ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 0 0 ही होते हैं। ये पॉइंट आपका ट्रू है। तो क्वेश्चन खत्म। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 15.3 से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। ड्रॉ द ग्राफ्स फॉर द फॉलोइंग टेबल्स ऑफ वैल्यूज विद सुटेबल स्केल्स ऑन द एक्सिस। ये टेबल दे रखे हैं आपको, इनका ग्राफ बनाना है। एक सुटेबल एक्सिस लेकर इनका ग्राफ बनाना है। तो पहला जो है ए पॉइंट कॉस्ट ऑफ एप्पल्स। इस टेबल के अंदर आपको यहां नंबर ऑफ एप्पल्स दे रखे हैं और यहां उनका कॉस्ट दे रखा है। एक एप्पल का प्राइस 5 रुपए है, 2 एप्पल का प्राइस 10 रुपीज है, 3 एप्पल का प्राइस 15 रुपीज है। इसी तरह 4 और 5 का भी दे रखा है। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले तो हम अपना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तैयार करेंगे। एक्स एक्सिस के ऊपर ले लूंगा मैं नंबर ऑफ एप्पल्स को, और जो स्केल लूंगा मैं नंबर ऑफ एप्पल्स के लिए वो एक कॉलम की जो लेंथ होगी ये, इसे 1 के बराबर ले लूंगा, यानी 1 2 3 4 5, यही होता है स्केल। और वाई एक्सिस के ऊपर मैं लूंगा कॉस्ट, ये रुपीस के अंदर है। यहां पे जो स्केल में लूंगा वो ले लेता हूं 1 यूनिट को ₹5 के बराबर। तो यहां 5 हो गया, यहां 10 रुपीज हो गए, यहां 15 एंड सो ऑन। और मुझे दिखाना है कि एक एप्पल 5 रुपए का है, तो मैं एप्पल वाले एक्सिस पे जाऊंगा और 1 पे यहां पे पहुंचता हूं। ये एक एप्पल 5 रुपए का है, तो कॉस्ट वाले एक्सिस के ऊपर मैं 5 तक चढ़ूंगा ऊपर की तरफ। ये 5 आ गया, तो यहां पे मेरी ये वैल्यू आ गई। इसका मैं नाम भी लिख सकता हूं, क्योंकि x और y, ये x और y होते हैं जो हम पहले लिखते हैं। ये पहला पॉइंट x होता है, दूसरा y। यहां पे जो x हो गया ये 1 हो गया और y हो गया 5। तो इस पॉइंट का नाम भी हो गया, कोऑर्डिनेट हो गए इसके ये। सेकंड देखते हैं, 2 एप्पल 10 रुपए के हैं, तो एप्पल वाले एक्सिस पे मैं 2 पे जाऊंगा और फिर कॉस्ट वाले एक्सिस पे 10 तक इसको मैं ले जाऊंगा। यहां तक चढ़ गया तो ये 10 आ गया। 3 एप्पल 15 रुपए के हैं, तो एप्पल 3, अब ये चीज मुझे 15 तक ले जानी है, तो यहां पे 15 है कॉस्ट, तो यहां पे ये मेरी वैल्यू आ गई। 4 एप्पल्स 20 रुपीज के हैं, तो 4 और यहां मुझे 20 तक ऊपर चलना है, ये वैल्यू आ गई। 5 एप्पल्स 25 रुपीज के हैं, तो 5 और मुझे अब रुपीज के एक्सिस में 25 तक जाना है, यहां 25 आ गया है, इसके सामने ये वैल्यू आ रही है। ये मेरी प्लॉटिंग हो गई है। स्केल से मैं इसे सीधा एक लाइन बना दूंगा। स्केल लेंगे, ऐसे सीधा एक लाइन बना देंगे, बस ये बन गया मेरा ग्राफ। बी पे चलते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ कार, किसी कार के द्वारा चला गया जो डिस्टेंस है वो दे रखा है। टाइम इन आवर्स, ये टाइम दे रखा है 6 बजे सुबह के, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे। डिस्टेंस दे रखा है किलोमीटर के अंदर। 6 बजे तक वो गाड़ी 40 किलोमीटर चल चुकी है, 7 बजे तक 80, 8 बजे तक 120 किलोमीटर और 9 बजे वो 160 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर चुकी है। तो ग्राफ बनाएंगे, पहले एक्स एक्सिस बनाएंगे और वाई एक्सिस बनाएंगे। नीचे वाले एक्सिस पे मैं ले लेता हूं टाइम, तो 6 AM, 7 AM, 8 AM, 9 AM। यहां पे जो मैंने स्केल लिया है वो 1 यूनिट की जो लेंथ है ना, ये इसे 1 घंटे के बराबर लिया है, क्योंकि यहां से यहां तक 1 घंटा हो गया। 6 to 7, 7 to 8, 8 to 9। और डिस्टेंस वाले एक्सिस के ऊपर मैंने डिस्टेंस में जो स्केल लिया है वो 1 यूनिट को 40 किलोमीटर के बराबर लिया है, क्योंकि यहां मैं देख रहा हूं कि 40 का मल्टीपल चल रहा है। तो यहां से यहां 40 किलोमीटर हो गया, फिर 80 हो गया, फिर 120 हो गया, फिर 160 हो गया। अब इसमें पुट करते हैं इनकी वैल्यूज को, तो 6 AM पे 40 किलोमीटर चल जाती है वो गाड़ी। तो टाइम वाले एक्सिस पे मैं 6 पे जाऊंगा और डिस्टेंस वाले एक्सिस पर मैं यहां 40 तक पहुंच जाऊंगा। तो 6 के सामने और यहां 40 के सामने, ये आ गया पॉइंट। तो इसको मैं अगर पॉइंट में लिखूं इस तरह से एक्स वाई में, तो ये मेरा 6
और ये 40 ऐसे पॉइंट का मैंने नाम लिख दिया। अब 7 बजे यही डिस्टेंस 80 किलोमीटर है, तो 7 टाइम पे 7 AM पे जाऊंगा और डिस्टेंस पे मुझे 80 तक चढ़ना है, तो यहां 80 आ गया, ये आ गया। 8 AM पे यही डिस्टेंस गाड़ी 120 किलोमीटर कवर कर देती है, तो 8 AM और यहां पे 120, ये वाला पॉइंट आएगा। 9 AM पे चलते हैं, यहां से हमें 160 तक चलना है यहां डिस्टेंस एक्सिस पे, तो 9 के सीधे सीधे चलेंगे और 160 के सामने जो बिल्कुल आएगा यहां पे ये पॉइंट होगा। बस ये हो गया प्लॉटिंग। अब ग्राफ बना देते हैं। स्केल से इन सारे डॉट्स को आपको ज्वाइन कर देना है और आपका ग्राफ तैयार। अभी इसके अंदर कुछ क्वेश्चन भी पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मच डिस्टेंस डिड द कार कवर ड्यूरिंग द पीरियड 7:30 AM to 8 AM। कहता है कि 7:30 बजे से लेके 8 बजे तक गाड़ी ने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो 7:30 टाइम में देखूंगा टाइम एक्सिस पे कहां पे आएगा, तो 7:30 आएगा 7 और 8 के बीच में, बिल्कुल एग्जैक्टली यहां पे। और यहां पे मैंने एक यूनिट को 1 घंटे के बराबर लिया है, तो इसका जो हाफ हो गया ये 7:30 हो गया, यहां पे ये आ गया है 7:30। अब 7:30 से लेके 8 AM तक का डिस्टेंस कितना है वो हमें यहां से पता चलेगा। क्या करेंगे कि 7:30 को हम सीधा ऐसे यहां से चलेंगे और ये जो हमारा ग्राफ की लाइन आई है ना, इस वैल्यू पे यहां पहुंचेंगे। यहां पहुंचकर फिर हम डिस्टेंस वाले एक्सिस की तरफ चलेंगे ऐसे। अब डिस्टेंस एक्सिस के ऊपर हमें एक यहां वैल्यू मिल जाएगी। ये वैल्यू कितनी होगी आपको खुद समझनी होगी स्केल के हिसाब से, क्योंकि आपने एक पूरे बॉक्स को यहां पे 40 किलोमीटर ले रखा है ना, तो 80 के आगे और 120 तक ये सारे बीच के अंदर इसमें 40 किलोमीटर है, और 40 किलोमीटर का हाफ हो गया यहां पे 20 किलोमीटर। तो यहां पे 20 किलोमीटर होने का मतलब है कि ये वैल्यू 100 है। यहां जो आया है ये 7:30 पे है, 7:30 पे जो डिस्टेंस की वैल्यू है वो है 100 किलोमीटर। अब 8 बजे देखते हैं कि 8 बजे कितना है, तो 8 से हम सीधा चलेंगे ऐसे, और यहां ये जो ग्राफ लाइन आई है यहां पे रुकेंगे आके, और फिर यहां से डिस्टेंस पता करने के लिए डिस्टेंस वाले एक्सिस की तरफ ऐसे चलेंगे। तो ये 8 AM की वैल्यू आई है। 8 AM पे जो डिस्टेंस कवर हो चुका है वो है 120 किलोमीटर, यानी 7:30 बजे 100 किलोमीटर हो गए, 8 बजे तक 120 किलोमीटर हो गए। अब इनका जो डिफरेंस है वो है 20 किलोमीटर का, यानी 7:30 बजे से लेके 8 बजे तक गाड़ी ने 20 किलोमीटर कवर किए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 किलोमीटर। सेकेंड पार्ट है, व्हाट वॉज द टाइम। अभी टाइम पूछा है आपसे, व्हाट वॉज द टाइम when the car had covered a distance of 100 किलोमीटर since its start। वो वक्त बताइए जब गाड़ी ने 100 किलोमीटर कवर कर लिए अपने शुरू होने के बाद। तो डिस्टेंस पे हम जाएंगे और 100 किलोमीटर को देखेंगे कहां पे है। अभी अभी हमने यहां पे पता चला लिया कि यहां पे 100 किलोमीटर है, तो इस 100 किलोमीटर से पहले हम अपने जो ग्राफ लाइन आई है यहां पे जाएंगे, यहां पे जहां टकरा जाएंगे वहां से फिर हम टाइम एक्सिस की तरफ चलेंगे ऐसे, और ये जो टाइम आता है ये 7:30 आ रहा है, यानी शुरू होने से और 7:30 तक गाड़ी ने 100 किलोमीटर कवर कर लिए, तो टाइम आ गया 7:30 AM। तो इस तरह से ग्राफ बनने के बाद आप कोई भी चीज पता कर सकते हैं कि कितना डिस्टेंस पे कितना टाइम था या कितने टाइम पे कितना डिस्टेंस था। इस तरह के क्वेश्चंस आप पता कर सकते हैं। अब चलते हैं इसके सी पार्ट पे। सी पार्ट में दे रखा है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स फॉर अ ईयर। डिपॉजिट्स यानी जो आपने पैसा जमा किया है और उसके ऊपर सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला है उसका ग्राफ बनाना है। डिपॉजिट और सिंपल इंटरेस्ट इनको हम अपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे ले लेंगे। मैंने एक्स एक्सिस पे यहां पे डिपॉजिट को ले लिया है, और जो स्केल रखा है वो रखा है एक यूनिट को 1000 रुपीज के बराबर। आप देख रहे होंगे 1000, 2000, 3000, 4000। और वाई एक्सिस के ऊपर मैंने सिंपल इंटरेस्ट रख लिया है। यहां पे जो स्केल लिया है मैंने वो इस नंबर को ध्यान से देखने के बाद लिया है। मैं देख रहा हूं कि यहां 80 का मल्टीपल चल रहा है, तो मैंने एक यूनिट को 80 के बराबर ही रख लिया है, ₹80 के। इस वाले क्वेश्चन में ना आप उल्टा भी कर सकते हैं।
आप यहां पे सिंपल इंटरेस्ट रख सकते हैं, यहां पे आप डिपॉजिट भी रख सकते हैं, तभी भी आंसर आपका ठीक ही आएगा। चलिए अब इसके अंदर प्लॉटिंग शुरू करते हैं। तो डिपॉजिट 1000 रुपीज पे 80 रुपीज का इंटरेस्ट है, तो 1000 पे जाऊंगा मैं पहले डिपॉजिट पे, और सिंपल इंटरेस्ट वाली जो एक्सिस है यहां पे मैं 80 तक चढ़ूंगा। तो यहां देखा मैंने 80 के सामने ये मेरी वैल्यू आ गई। 2000 पे 160 है, तो 2000 पे जाऊंगा और 160 पे जाके यहां रुक जाऊंगा 160 के सामने। 3000 पे 240 है, तो 3000 से चलना शुरू करूंगा और 240 के सामने बिल्कुल एग्जैक्ट यहां पे रुक जाऊंगा। 4000 पे 320 है, तो 4000 से चलना शुरू करेंगे और ऐसे, और यहां 320 है ना, बिल्कुल इसके सामने यहां पे ये वैल्यू आएगी। 5000 पे 400 रुपीज है, तो 5000 पे यहां से चलना शुरू करेंगे और ये जो 400 है बिल्कुल इसके सामने यहां ये जो वैल्यू आएगी, ये इसका डॉट हो गया। ये मैंने प्लॉटिंग कर दिया। प्लॉटिंग करने के बाद आप बनाते हैं स्ट्रेट लाइन, सारी डॉट्स को कवर करते हुए एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे, यही आपका ग्राफ होता है। अब ये तो हो गया ग्राफ। अभी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे इसके अंदर। डज द ग्राफ पास थ्रू द ओरिजिन? क्या ये जो ग्राफ है वो ओरिजिन से पास हो रहा है? ओरिजिन हम इससे बोलते हैं जहां से ये एक्स एक्सिस की वैल्यूज निकलती हैं और वाई एक्सिस की ऐसे निकलती हैं, इसे ही ओरिजिन बोलते हैं। ये जो पॉइंट होता है, तो क्या ये ओरिजिन से पास हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, देखिए, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा आगे तक बढ़ा दिया इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए। ये ओरिजिन से पास हो रहा है, यस। सेकेंड पार्ट है, यूज द ग्राफ टू फाइंड द इंटरेस्ट ऑन ₹2500 फॉर अ ईयर। अब ये जो इंटरेस्ट है ना, ये ईयरली का ही दे रखा है। यहां पूछा है कि अगर 2500 रुपए पे आपको इंटरेस्ट पता करना हो तो ग्राफ को यूज करके पता कीजिए। मतलब ग्राफ को ही यूज करना है आपको और फिर पता कीजिए 2500 पे कितना इंटरेस्ट आएगा। तो 2500 में देखूंगा कहां पे आएगा। देखिए, जब मैंने 2000 और 3000 को यहां लिया है और एक यूनिट के बराबर यहां मैंने 1000 का स्केल लिया है, तो 2500 आएगा मेरा यहां पे। ये जो डॉट मैं लगा रहा हूं ना, यानी 2000 और 3000 के बीच में आएगा 2500, यहां पे आएगा। तो इस पे कितना इंटरेस्ट होगा मुझे तब पता चलेगा जब मैं यहां से चलना शुरू करूंगा और जो ये मेरी ग्राफ लाइन आई है यहां पे रुक जाऊंगा। अब इस ग्राफ लाइन के पॉइंट से मैं इधर को टर्न हो जाऊंगा सिंपल इंटरेस्ट वाले एक्सिस के ऊपर ऐसे, और ये एक्सिस पे जो वैल्यू होगी वही होगा मेरा 2500 रुपीज का इंटरेस्ट। अब इसे पता चला लेते हैं ये कितना है। देखिए, इनके बीच में जो गैप मैंने रखा है स्केल, वो 80 रुपीज का है। तो जो हाफ हो गया इसके बीच में, ये हाफ हो गया ना, यहां पे 160 और 240 के बीच में ये हाफ हो गया। तो 160 के अंदर मैं 40 प्लस कर दूंगा, क्योंकि यहां से यहां तक 40 हो गया। तो 160 में 40 प्लस करूंगा तो ये 200 आएगा। तो ₹200, 2500 पे 200 रुपए का ब्याज मिलेगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। टू गेट एन इंटरेस्ट ऑफ ₹280 पर ईयर हाउ मच मनी शुड बी डिपॉजिटेड? अभी यहां पे इंटरेस्ट दे दिया है आपको और डिपॉजिट कितना करना है ये पूछा है, यानी इसका उल्टा पूछ लिया। तो हम इंटरेस्ट पे जाएंगे पहले 280 पे। देखिए 280 कहां होगा, ये 240 और 320 के बीच में होगा, और क्योंकि पूरा का पूरा ये एक यूनिट 80 के बराबर है, तो अगर इसका हाफ करेंगे तो वो 40 के बराबर होगा। तो 240 में अगर मैं 40 जोड़ दूंगा तो 280 हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू दिख रही है ना आपको, जहां मैंने ये डॉट लगाया है, ये 280 के बराबर है यहां पे। तो इतना इंटरेस्ट पाने के लिए डिपॉजिट कितना चाहिए वो हमें पता चलेगा इस तरह से। यहां 280 से हम चलना शुरू करेंगे और ये जो लाइन ग्राफ आई है यहां पे आके टकराएंगे, और फिर यहां टकराते ही सीधे फिर हम डिपॉजिट एक्सिस की तरफ चल देंगे ऐसे। अब डिपॉजिट एक्सिस पे आ गए हैं हम 3 और 4000 के बीच में, और बीच का मतलब हो गया यहां 3500, क्योंकि 1000 के बराबर ये पूरा बॉक्स है तो आधा हो गया 500 के बराबर। तो 3000 के आगे 500 और लगा दिए तो 3500 हो गया। तो ये हो गया 3500 रुपीज।
₹3500 के ऊपर आपको ₹280 का इंटरेस्ट मिलेगा। तो इस तरह से ये ग्राफ के क्वेश्चंस किए जाते हैं। जितनी इंफॉर्मेशन आपको यहां दे रखी हो वो प्लॉट करने के बाद आपसे अगर कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी पूछी हो ना, तो आप इसी तरह से पता चलाते हैं। जैसे यहां पे इंटरेस्ट था, डिपॉजिट पता चला लिया, यहां डिपॉजिट था, इंटरेस्ट पता चला लिया। तो क्वेश्चन खत्म। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 15.3 से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ड्रॉ अ ग्राफ फॉर द फॉलोइंग। इनके ग्राफ बनाने हैं आपको। पहला जो पॉइंट है, इसमें साइड ऑफ स्क्वायर सेंटीमीटर में दे रखा है और पेरीमीटर दे रखा है, यानी किसी स्क्वायर का साइड दी हुई है और उसकी साइड्स के हिसाब से उनका जो पेरीमीटर है वो इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है। इस इंफॉर्मेशन को आपको ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो साइड ऑफ स्क्वायर को मैं ले लूंगा एक्स एक्सिस पे, और यहां जो स्केल में लूंगा वो 1 यूनिट को 1 सेंटीमीटर के बराबर ले लूंगा। यहां देख रहे हैं आप, 1 2 3 4, एक एक का गैप है ना, तो यहां मैंने स्केल ये ले लिया है 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर। वाई एक्सिस के ऊपर मैं पेरीमीटर को ले लूंगा, ये भी सेंटीमीटर में ही आएगा, लेकिन जो स्केल मैं यहां लूंगा वो 1 यूनिट को 4 के बराबर ले लेता हूं। मैंने 4 का गैप रख लिया यहां पे। अभी वैल्यूज पुट करते हैं। तो जिस स्क्वायर की साइड 2 है उसका पेरीमीटर 8 होगा। तो मैं 2 पे जाऊंगा, साइड वाले एक्सिस पे मैं 2 पे जाऊंगा, और फिर पेरीमीटर वाले एक्सिस पे मैं 8 तक ऊपर की तरफ चलूंगा ऐसे, और जहां बिल्कुल 8 आ जाएगा वहां पे मैं ये प्लॉट कर दूंगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी मेरी 28। अगर आपके कोऑर्डिनेट्स लिखने हो तो ये 28 हो गया। पहले हम x लिखते हैं, फिर हम y लिखते हैं। सेकंड देखते हैं 3 और 12। तो x एक्सिस पे यानी साइड ऑफ स्क्वायर वाले एक्सिस के ऊपर मैं 3 पे जाऊंगा, और फिर पेरीमीटर वाले एक्सिस पे 12 तक मुझे चढ़ना है ऐसे। यहां मैंने 12 देखा, यहां पे इसके सामने ये है। तीसरी वैल्यू है 3.5 और 14। तो साइड पे मैं 3.5 देखूंगा, तो 3 और 4 के बीच में 3.5 आएगा, और यहां से मैं चलना शुरू करूंगा और 14 तक मुझे चलना है। अब 14 भी मुझे यहां समझना होगा, क्योंकि डायरेक्ट 14 यहां नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने एक कॉलम को 4 के बराबर ले रखा है, तो इसका हाफ हो गया 2 के बराबर। तो 12 में जब 2 जोड़ेंगे तो ये 14 हो गया। तो यहां 14 है और यहां पे 3.5 है। 3.5 से मैं ऐसे चलना शुरू करता हूं, और जहां 14 के सामने बिल्कुल ये वैल्यू आएगी, ये हो जाएगी 3.5 और 14। नेक्स्ट 5 है, तो साइड पे मैं 5 पे जाता हूं, और पेरीमीटर इसका 20 है। तो यहां से चलना शुरू करूंगा और बिल्कुल वाई एक्सिस के पैरेलल चलूंगा। जो 20 के सामने जो वैल्यू आएगी यही मेरा पॉइंट होगा। 6 ये साइड है, यहां से मुझे चलना है ऊपर की तरफ और 24 तक चलना है। तो चलते हैं से सीधे 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 गए, जहां 24 आ जाएगा वहीं पे आपका ये पॉइंट होगा। तो ये तो होगी इनकी प्लॉटिंग। ग्राफ बनाने के लिए इसे सीधा जोड़ देते हैं, क्योंकि पॉइंट्स मेरे बिल्कुल सीधे आ रहे हैं, ये एक ही लाइन के ऊपर आ रहे हैं। तो जब इस तरह का ग्राफ बनता है ना आपका, तो उसे लीनियर ग्राफ बोलते हैं। सारे के सारे पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर आ रहे हैं। यहां पे क्वेश्चन में भी आपसे पूछा है, इज इट अ लीनियर ग्राफ? तो आप कह देंगे यस, यस इट इज अ लीनियर ग्राफ। अगर ये पॉइंट्स बिल्कुल एक सीधी लाइन में नहीं आते ना, तो इसका आंसर आपका फिर नो होता। चलिए सेकंड पॉइंट देखते हैं इसका। सेकंड पॉइंट में जो दे रखा है, साइड ऑफ स्क्वायर दे रखी है और उसका एरिया दे रखा है। अब जब स्क्वायर की साइड 2 है तो 2 2 जार 4, 4 उसका एरिया हो गया। अगर स्क्वायर की साइड 3 है तो 3 3 जार उसका एरिया 9 हो गया। इसी तरह से 4 5 6 साइड दे रखी है और उनका एरिया दे रखा है। इसका भी आपको ग्राफ बनाना है। तो नीचे वाले एक्सिस को मैं ले लेता हूं साइड ऑफ स्क्वायर, ये सेंटीमीटर में है। यहां स्केल मैंने वही लिया है कि एक ब्लॉक की लेंथ को 1 के बराबर लिया है, 1 सेंटीमीटर। तो 1 2 3 4 5 6, और ऊपर यहां वाई एक्सिस पे मैंने ले लिया है एरिया, ये सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर है। इसका स्केल मैंने लिया है 1 यूनिट को, 1 यूनिट जो लेंथ है इसे मैंने 5 के बराबर ले लिया है, यानी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। अब यहां पे जब एरिया में आपने ये 1 यूनिट 5 लिया है ना, तो इसमें आपको ये समझना होगा कि 1 यूनिट के अंदर ऐसे छोटे छोटे डिविजन्स होते हैं 10।
तो जो 2 डिवीजन होंगे ना आपके, वो मिलकर एक वैल्यू बनाएंगे 1। आगे ध्यान रखना, जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। शुरू करते हैं। 2 है और ये 4 है, स्क्वायर की साइड 2 है और एरिया 4 है। तो 4 देखने के लिए मुझे छोटे छोटे जो डिविजन्स है ना, ये मुझे 8 डिविजन्स लेने पड़ेंगे। तो 8 डिविजन्स मेरे पूरे होंगे। यहां 5 हो गया, 6 7 8 यहां पे। सेकेंड वैल्यू 3 और 9, तो साइड तो है 3 और अब मुझे 9 तक चलना है ऊपर। तो 9 चलने के लिए जो 10 है, 10 से जस्ट दो यूनिट नीचे आ जाऊंगा मैं, 2 डिविजन्स, क्योंकि 2 डिवीजन का मतलब है 1। तो यहां पे 10 हो गया, तो नीचे जब मैं 2 बॉक्स नीचे आऊंगा तो वो वैल्यू मेरी 9 होगी। मैं लिख भी देता हूं यहां पे, ये 2 हो गया, 4 हो गया और ये हो गया 3 और ये 9, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। फिर है 4 और 16, तो 4 साइड पे चलना है मेरे को और यहां से मुझे ऊपर 16 तक चलना है। तो 16 आएगा 15 के आगे, तो 15 तो सारा सामने दिख रहा है और इससे 2 यूनिट ऊपर ये मेरा 16 हो जाएगा। तो ये वैल्यू होगी 416। फिर है 525, तो स्क्वायर के साइड वाले एक्सिस पे हम 5 पे जाएंगे और यहां से हमें ऊपर चलना है 25 तक। ये 25 होगा, इसके जस्ट सामने ये पॉइंट आ गया, तो इस पॉइंट का नाम होगा, कोऑर्डिनेट्स इसके हो गए 525। फिर है 636, तो यहां 6 है साइड पे, अब 36 तक चलना है। तो ऊपर चलते हैं। 35 मुझे दिख रहा है ग्राफ पे साफ, 35 के ऊपर 2 छोटी यूनिट जो है ये मेरे 1 के बराबर है। तो 35 यहां हो गया, 36 यहां पे हो गया, ये हो गया 636। तो ये तो होगी इसकी प्लॉटिंग। अब ग्राफ बनाने के लिए आपको लाइन बनानी होगी। मैं देख रहा हूं कि ये जो डॉट्स है ना बिल्कुल सीधे नहीं आ रहे हैं, तो मुझे इसे फ्री हैंड ही बनाना पड़ेगा। ऐसे ये मैंने जोड़ दिया, ये मैंने जोड़ दिया, ये पॉइंट मैंने जोड़ दिया और ये पॉइंट मैंने जोड़ दिया। अब क्योंकि ये सीधी लाइन नहीं आई है तो ये एक लीनियर ग्राफ नहीं है। क्वेश्चन में आपसे पूछा है इज इट अ लीनियर ग्राफ, तो आपका जवाब होगा नो। क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।